हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, जिस पे घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके जिगजैग रोड पकड़ के कुछ भी कैसे भी करके इंस्टीट्यूट क्वेश्चन तो पक्का पक्का पूछने ही वाली है। ठीक है, वैसे तो आगे जाने से पहले हम छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, उसमें हमने दो कम्युनिकेशन के टाइप्स देखे थे। एक इंटरनल देखा था, एक एक्सटर्नल देखा था। और क्योंकि हम बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन समझने को हमें ज्यादा दिक्कत तो हुई ही नहीं है। फिर हमने देखा था फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे फ्लो होता है। एक हमने देखा था डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी क्या था, ऊपर वाला मतलब जो सीनियर है वो नीचे वाला जो जूनियर है उसको इंस्ट्रक्शंस देता है और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है जूनियर को, और अगर नहीं किया तो भाई वाट लग जाती है जूनियर की। और ये कहीं ना कहीं क्या प्रूफ किया था कि भाई अगर सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता रहा तो बहुत ऑथराइजेशन हो जाती है। और ये तो भैया लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीका है, बट आजकल कैसे है ना, आजकल की जो बिजनेस है थोड़े स्मार्ट हो गए, दिमाग यूज करने लगे। वो लोग ध्यान रख के एक काम करते हैं, डाउनवर्ड तो ठीक है, थोड़ा अपवर्ड भी लेके जाते हैं, यानी थोड़ा सा उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं। यार वो सुबह से शाम हमारे पास काम करते, हम इतनी मेहनत करते, तो उनको थोड़ा तो हमने क्रेडिट देना चाहिए ना। तो इसके लिए शुरू हुआ अपवर्ड कम्युनिकेशन। कौन सा? अपवर्ड कम्युनिकेशन, जहां पे जो जूनियर है वो लोग कुछ सजेशंस देते हैं, वो लोग बातें करते हैं, वो लोग अपने व्यूज रखते हैं सीनियर्स के सामने। ठीक है ना। फिर हमने देखा था एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्या था मैम, ये भूल गए हम लोग। अरे यार, कलीग एक दूसरे में बातें करते हैं, वो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यानी एक कलीग दूसरे कलीग को बात कर रहा है, जो सेम लेवल पे लोग हैं वो लोग एक दूसरे को बातें करते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत होती है, तो वो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और एक हमने देखा था डायगोनल कम्युनिकेशन, यानी टेढ़ा जा रहा है, जो सीधा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, टेढ़ी लाइन जा रही है। ये क्यों भाई? कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली पहुंचानी पड़ती है, किसी के थ्रू पहुंचाने से कुछ गड़बड़ हो सकती है। और हमने देखा है जब हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, जब ओरली रादर सेंड करते हैं, तो फिर कभी कभी चीजें जैसी चाहिए वैसी नहीं जाती, थोड़ी मरोड़ तोड़ के जाती है। उसके लिए हमें जब डायरेक्ट कोई इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डायगोनल कम्युनिकेशन। हमने इतना ही पढ़ा था कल, बहुत ही छोटा मैम, बहुत इजी पार्ट था कल का, बहुत इजी था। आई नो बहुत इजी था, और बट हम पहली बार पढ़ रहे थे इसलिए हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया। एक एग्जाम्पल भी लिया था हमने जोई का। जोई क्या था? मैनेजर था। कैसे उसके उस एग्जाम्पल में कार सेल करने के लिए किस तरीके से अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, ये चारों कम्युनिकेशन हमने देखे थे, है कि नहीं। अब आज हम लोग जो करने वाले हैं ना, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें बहुत से आड़े टेढ़े किसी भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन या मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे किस तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे। हमने अब तक पढ़ा कि कौन सा टाइप होता है, ठीक है, एक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, ओके फाइन, ये समझ गया। फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से कम्युनिकेशन एक इंस्टीट्यूट में, एक रादर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से कम्युनिकेशन फ्लो होता है, किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। अब हम देखेंगे, अब ये जो सारा कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं, जिस तरीके से फ्लो हो रहा है, वो किस तरीके से हो सकता है, कौन से मीन्स और मोड्स की यूज हो सकते, कौन से मीन्स एंड मोड्स यूज हो सकते हैं, कौन से मीन्स एंड मोड्स यूज हो सकते हैं। मैम जैसे देखो भाई, जब आप कम्युनिकेट करते हो तो दो पार्ट होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक पार्ट होता है वर्बल, बोलचाल करके, और एक हो जाता है नॉन वर्बल।
दो पार्ट हो गए, दो पार्ट है मोड में, तो दो पार्ट हो गए, ठीक है। एक वर्बल, एक बोलचाल करके, और एक सिर्फ एक्शंस के साथ, तो नॉन वर्बल हो गया। अब ये जो वर्बल है इसमें बहुत वेराइटीज ऑफ कम्युनिकेशन का वेरिएंट होते हैं, जैसे कि एक रिटन कम्युनिकेशन इसमें आता है, ओरल कम्युनिकेशन आता है, ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन आता है, देन एक आता है जिसको हम आजकल के जमाने में कुछ ज्यादा ही यूज करने लगे हैं। मतलब भाई आजकल तो ये बहुत ही ट्रेंड में है, मतलब इसके बिना तो आप बुक्स भी नहीं पढ़ सकते। जहां पे हम यूज करते हैं पिक्चर्स का, ग्राफ्स का, उसे कहा जाता है विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये ऑडियो वीडियो भी बोला जाता है, और इसे ऑडियो विजुअल भी बोला जाता है। वीडियो इज विजुअल ना, तो अभी आपके बुक में विजुअल दिया है तो हम विजुअल ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के हमें वर्बल कम्युनिकेशन में पढ़ने हैं। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें भी तो कुछ वेरिएंट्स है। देखो, तो इसमें एक आता है आपके जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, बात करने का स्टाइल, आपका 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 यहाँ पे डिस्टेंस भी एक आता है, यस डिस्टेंस भी एक आता है। और ऐसे वेरियस प्रकार के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो हम ना, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है नॉन वर्बल। तो चलो, वैसे हमने ये वाला पार्ट बहुत पढ़ा है आज तक, बहुत ज्यादा इसके बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, और ये जो सारे मोड्स हैं हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे लाइफ में यूज किए हैं। ये तो हमने सारे के सारे यूज किए, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ये वाला जो पार्ट है ये हमने बहुत बार यूज किया है, बट हमें कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि हमने ये चीज करी भी है, ओ हमने ऐसा किया भी है, हमने इस चीज पे कभी ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि। बट अब जबकि हम ये पढ़ लिए तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अलर्ट हो जाएगा, और वो हमेशा ये ट्रैक करने लगा। अच्छा यार, मैं तो ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अरे ये तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अरे वो तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ये हमारा, हम सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कर रहे थे, अब हम सबकॉन्शियस में हमारे जो फिट हो चुकी है ये बात, अब जब हम एक्चुअली में किसी से बात करेंगे तब हम वो समझने लगेंगे। अच्छा, हमने पढ़ा था ना कि हाँ बॉडी लैंग्वेज, हमने कल भी वो आर्टिफैक्ट बोल के पढ़ा था, याद है किसी को? आर्टिफैक्ट हमने पूरा इस पे अच्छा खासा, मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया था, नॉन वर्बल पार्ट था वो। तो वो आर्टिफैक्ट जो है वो भी इसी का पार्ट बनता है, नॉन वर्बल का। तो हम अब आगे जाके हम लोगों के टैटूज को ऑब्जर्व करने लगेंगे, लोग अपने किस तरह की ज्वेलरी पहन रहे। अब जैसे कोई छोटी मोटी ज्वेलरी पहनेगा तो भाई वो ही इज लाइक, मतलब लोगों को देख के कोई झांकी पहन के ज्वेलरी पहनते हैं तो लगे अरे इसको बहुत चमचम चीजें पसंद है, और एकदम कुछ लोग एकदम सोफिस्टिकेटेड ज्वेलरी पहनते हैं, यानी ज्यादा चमचम नहीं होना चाहिए। तो उनका टेस्ट कैसा है, वी गेट टू नो कैसे। अगर आप पंजाबीज देखोगे तो उनमें बहुत चमचम चीजें पहनी जाती है। इवन सिंधीज में बहुत ऐसे ग्लिटर वाली चीजें पहनते हैं वो लोग, दे प्रेफर कि ग्लिटर हो, बहुत सारा ऐसे दिक्कर आए, मतलब बहुत, तभी वो कोई पार्टी वेयर ड्रेस होगा। और कुछ लोग ऐसे जो बिल्कुल भी ग्लिटर प्रेफर नहीं करते, उनको एकदम प्लेन ड्रेसिंग पसंद आती है जिसमें ज्यादा झांकी पैंकी ना हो, सोफिस्टिकेटेड लगे, ज्यादा अच्छा एकदम एलिगेंट सा लुक आए। तो दैट डिफाइंस लॉट अबाउट अ पर्सन, है ना। तो ये सारी चीजें का हमें समझते हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट बनती है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हम देखते हैं, सामने वाला जो बिना नोटिस करे भी वो चीजें वो कर लेता है, मतलब वो करना नहीं चाहता बहुत बार तो कुछ चीजें, बट वो हो जाती है, जो हम आगे बहुत पढ़ेंगे तो वो थोड़ा साइड में रखते हैं, ठीक है। बट अभी हम शुरू करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन से, जो हमारा बहुत ही बेहतरीन पार्ट है। बट उससे पहले आपके जो ये बुक है उसमें मीन एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ये जहाँ लिखा है उसके नीचे सिर्फ एक लाइन है जो बहुत, उसमें एक वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, जिसका आपको मीनिंग समझना चाहिए जब आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो तो, ठीक है। इसका है, बिजनेस कम्युनिकेशन इज जनरली इंटरपर्सनल। क्या है ये? इट इज जनरली इंटरपर्सनल सिंस डिस्चार्ज ऑफ बिजनेस फंक्शन रिक्वायर्स इंटरक्शन विद अदर्स। यहाँ इंटरपर्सनल का मीनिंग होता है, छोटा बोर्ड है यार मेरा, इंटरपर्सनल का यहाँ मीनिंग होता है कि एक इंसान
दूसरे इंसान से बात कर रहा है, यानी दो लोगों की बातचीत हो रही है, मिनिमम दो लोगों की बातचीत हो रही है, तो उसे बोला जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। किसी और से बात करना इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और एक और होता है इसमें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा और इंटर हाँ, इंट्रा एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसमें क्या लगेंगे, मिनिमम दो लोग रहेंगे, किसी और से बात करना, इन शॉर्ट टू टॉक टू समवन, टू कम्युनिकेट विद सम अदर पर्सन, तो ये होता है इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल यहाँ पे सिर्फ एक ही रहेगा, टू और मोर, और यहाँ पे ओनली वन। ये इंटरा पर्सनल आपके इसमें नहीं दिया गया है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि कहीं आप कभी ये लाइफ में पढ़ो तो कंफ्यूज ना हो जाओ कि क्या, हाँ ये कभी लाइफ में पढ़ा ही नहीं। तो भाई सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी जा रही है, ये आपके बुक में नहीं है, आपके बुक में इंटरपर्सनल है। तो ये जो इंट्रा पर्सनल है, ये ओनली वन पर्सन, मतलब अकेला इंसान बात कर रहा है। यानी कि आप जब खुद से बात करते हो, बहुत बार होता है ना कि हम लोग खुद के थॉट्स पे इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि रातों में नींद नहीं आती। तो वो जब रात में नींद नहीं आती, हमें कुछ पुरानी बातें याद आई, फिर हम सोचे यार मैंने ऐसे क्यों बोला, मैं ऐसे बोल सकता था, यार ये तरीका ज्यादा अच्छा है, यार मैंने क्या काम कर दिया था, मैं इतना एम्बैरेसिंग सिचुएशन था, या और कभी कभी ऐसे कुछ ऐसी पुरानी घटनाएं याद आ जाती है, जैसे कि आप कॉलेज में अभी जस्ट नए गए हो, आपको कोई सी पे पसंद आ गया, कोई आपका क्रश बन गया, तो आप उस इंसान को जाके अप्रोच करते हो और बात करते हो, एंड ही इज लाइक कि सॉरी व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट, लाइक आप क्या चाहते हो मुझसे, एंड यू आर लाइक अरे कुछ नहीं, आई जस्ट वांट टू बी योर फ्रेंड, यू आर सो गुड लुकिंग, यार यू आर सो हैंडसम, आई हैव अ क्रश ऑन यू, एंड इज लाइक अच्छा ओके कूल, थैंक यू फॉर हैविंग क्रश ऑन मी, बट लेट्स सी वी कैन बी फ्रेंड्स और नॉट, एंड यू आर लाइक, ये इसने इतना बोला और वहां से चला गया, एंड यू वेर लाइक शिट यार, शिट क्यों बात की, नहीं करना चाहिए था, जब बात की तो कि मैंने क्रश है क्यों बोल दिया। ये वो टाइम पे हम सोच के छोड़ देते हैं, बट जब कुछ बात कभी फिर रातों में याद आ जाती है ऐसी बातें, और हम ऐसे सोचते यार क्यों बोला था, नहीं बोलना चाहिए था। होता है ना हमारे साथ ऐसी सारी चीजें, हम खुद को कुछ सजेशंस देने लगते हैं, हम खुद ही कुछ आइडियाज करने लगते हैं, हम खुद ही खुद के प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं, किसी और की हेल्प नहीं लेते, खुद ही से लेते, खुद ही खुद का करते हैं। तो वो जब हम खुद का करते हैं ना, तब वो होता है इंट्रा पर्सनल, तो वो हम खुद से बातें कर रहे हैं, तो दैट इज इंट्रा पर्सनल, खुद से कर रहे हो। और इंटर पर्सनल इज जब आप किसी और से कर रहे हो, आप आपके दोस्त, अब यही सिचुएशन है, आप आपके दोस्त के साथ उसके साथ शेयर कर रहे हो, और आपका दोस्त आपको इसमें समझा रहा है कोई नहीं यार चल हो जाता है, क्या इतना चल मार हो जाता है, कुछ इतना कोई एम्बैरेसिंग वाला पार्ट नहीं था, तू ज्यादा ओवर थिंक कर रही है ना इसलिए ऐसे हो रहा है। आपका फ्रेंड आपको ऐसे ये सारी बातें समझाता है, तो जब आप किसी से शेयर कर रहे हो तो ये आप बातें कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये होता है इंटरपर्सनल। ठीक है, यही इतना सा ही मुझे आपको बताना था इसमें, इंट्रा और इंटरपर्सनल में। ठीक है, ताकि कभी आप लाइफ में इंट्रा कभी आगे जाके लाइफ में पढ़ो तो कभी कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये क्या नया टर्म आ गया। कोई नया नहीं है, इतना कोई फाड़ू टर्म नहीं है, बस बोलना जा रहा है। जब खुद से बातें करते हो ना तो उसको बोलेंगे इंट्रापर्सनल। और इंटरपर्सनल तो चलो अब हो ही गया। अब इंटरपर्सनल के बिना तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, हमने कल ही देखा था। क्या भाई, कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन भाई of any business. Rather internal तो is a lifeline and communication is the blood, oxygen, food, water of क्या a business. अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आपका बात लोगों को आपके बारे में पता कैसे चलेगा, है कि नहीं? तो ठीक है, चलो अब ना, जब ये इतना छोटा सा टर्म था जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, अब मेरे मन को संतुष्टि मिल रही है तो अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अब आगे हम पढ़ेंगे हमारे रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। किसके बारे में? रिटन कम्युनिकेशन। मैम इसमें पढ़ना क्या है? एग्जैक्टली इसमें पढ़ना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत इजी है। थोड़े डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दिए जो हमें पढ़ने होंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें इस पे क्या दिए जाएंगे,
MCQs, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसपे हमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, MCQs का। और जब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं तो एज ऑलवेज से इतना इजी नहीं पूछेंगे कि ये बता इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, नहीं भाई, थोड़ा सा घुमा फिरा के तुमको पूछा जाएगा, और जब तुमको घुमा फिरा के पूछा जाएगा ना तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा ना तब तुम बोलोगे अरे ये इतना इजी पार्ट था फिर भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं तो पढ़ा ही नहीं। और आप पढ़े ही नहीं तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो हमें तो पढ़ना है ना भाई, भले ही कितना इजी हो, तो हम अभी पढ़ लेते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं वर्बल कम्युनिकेशन का पहला पार्ट, यानी वर्बल कम्युनिकेशन इन शॉर्ट क्या है, जहाँ पे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जहाँ पे बोलचाल की जाती है, कुछ स्पोकन वर्ड्स, स्पोकन और रिटन वर्ड्स का यूज किया जाता है, उसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। बस इतना ही है आपके वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग। यूज ऑफ वर्ड्स, आपके बुक में जैसे बुक के वर्ड्स लेते हैं, डिक्टो, यूज ऑफ वर्ड्स to convey message either in speech or through writing, either in speech or through writing, मतलब बोल के या लिख के, बस इतना ही बोलना है, कुछ बड़ी बात नहीं बोला इसने। तो ये है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। देन एक और दिया है, चलो वो भी पढ़ लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का जो पहला हमारा पार्ट है ना, उसमें बोला है इट इज अ रिटन स्पोकन मैसेज, इट इज अ रिटन स्पोकन मैसेज दैट यूजेस words to exchange idea or information, that uses words to exchange idea or information, ठीक है। words are selected in phrase, कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, हमने phrase पढ़ा है, sentence पढ़ा है, paragraph पढ़ा है, depending on the result you want the result of communication you are trying to get या achieve, जो भी आप कैसे यूज करोगे, आप क्या वर्ड्स, आप वर्ड यूज करोगे, मतलब आप बोल सकते हो प्लीज गो देयर, इट्स अ सेंटेंस। आप ये बोल सकते हो शट अप, समझ गया, सबको समझ गया, आप इरिटेट हो गए, सबको चुप बैठने बोल रहे हो। स्पीक अप, आप बोल रहे हो उसको अरे भाई बोल ले, कब से पूछ रहे हो, कुछ तो बोल। तो यू आर यूजिंग जस्ट अ वर्ड। अब फ्रेजेस तो हमने बहुत पढ़ लिए, तो ठीक है, चलो छोड़ो उसको। तो सेंटेंसेस अभी हमने बताया, या तो पैराग्राफ्स, भाई आप एक डिटेल में बोलोगे सो गाइज वी आर एट दिस पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप विद द कंपनी कंपनी के बारे में, we are at this point with the relationship with the company that we want to achieve our goals, and due to lockdown we are unable to achieve those goals. So what we can do now is we have to work from home. For that we need to have a good laptop, so the company has decided to provide you with laptops, plus you need a very good internet connection because our software doesn't work on low internet connection. So the company has even decided to give you internet connection at your homes. So this is what you call a Sonya pe Suhaga. You are even getting the laptop and plus internet. So we hope that you will be very excited. You all are very excited to work from home. इस कुछ तरीके के बकवास ऑफिस में बोली जाती है। सीरियसली इतनी छोटी सी चीज को इतना लंबा चौड़ा करके बोला जाता है जस्ट बिकॉज कंपनी की बड़ाई करने के लिए उनके ये होता है। तो यहाँ कैसे पैराग्राफ का पैराग्राफ यूज किया, क्या कन्वे करने के लिए कि भाई साहब आप घर पे काम करो, बढ़िया 24 घंटे आपको हम काम कराएंगे, क्योंकि देखो कंपनी तुमको लैपटॉप भी दे रही है और कंपनी तुमको वाईफाई भी दे रही है, तो तुम बहाना नहीं मार सकते कि हमारा वाईफाई डाउन है या ये ऐसे कुछ है या लैपटॉप नहीं चल रहा। अब आपको जब भी कंपनी बोलेंगे काम करो तो काम करना ही है, इतना मैसेज उनको कन्वे करना था जेन्युइनली देखा जाए तो ये सारा जो कन्वे मैसेज करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कैसे करोगे। आप सिर्फ इतना बोल दिया होता वो टाइम पे कि कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू विथ लैपटॉप एंड वाईफाई, तो खत्म, एवरीवन ओके चल। बट जब इतना पैराग्राफ बोल दिया तो यू गेट द हिडन मीनिंग, है कि नहीं, कि कंपनी आपसे एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी, आपसे कंपनी की वर्क फ्रॉम होम करते टाइम पे। सो दैट्स हाउ यू यूज योर कम्युनिकेशन। एनीवेज, तो अभी हम ये कुछ कम्युनिकेशन के जो पार्ट है वो शुरू कर देते हैं पढ़ना। तो जो पहला हमारा है वो है रिटन कम्युनिकेशन। भैया बोला था बड़ा इजी है,
हाँ मैम, बहुत इजी है, क्या ही पढ़े। अब देखो रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है, जो लिखा के होता है यार, लिख कर होता है। एक पेज पे लिखो, ईमेल पे लिखो, मैसेज में लिखो, कहीं भी लिखो, बट लिखो। राइट समवेयर, कहीं भी लिखो बट लिखो। एक पे बोर्ड पे लिखो, पोस्टर पे लिखो, कहीं भी लिखो, लिखो। सो इट इज अ रिटर्न कम्युनिकेशन। तो आप क्या रिटर्न कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, टू बी ट्रू, टू बी ट्रू, टू बी ट्रू, ये एग्जाम्पल्स पढ़िए, बिल्कुल भी ना छोड़िए, बिकॉज इसको स्किप करोगे एग्जाम में 1 मार्क स्किप हो जाएगा, मे बी 2, पता नहीं, क्योंकि ये आपको किस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आपको कुछ ऐसे दे दिया जाए, अब तो आपको एमसीक्यूज के थोड़े आइडियाज आ ही गए कि किस तरीके के एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो आपको कुछ वैसे एमसीक्यू दिए जाएंगे, एक एमसीक्यू दिया जाएगा, उसमें कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, या फिर आपको ऐसे बोला जाएगा कि आपको डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन का नाम दे दिया जाएगा। जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, इनविटेशन। अब इनविटेशन ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट स्पेसिफिकली यहाँ दिया है इनविटेशन इज रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न अगर इनविटेशन दिया जा रहा है तो आपको वहां पूछ लिया जाएगा, ओके सो whoever you are, मतलब जो भी हो आप लोग, सो वेदर इन्विटेशन इज अ पार्ट ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन और नॉट, या फिर इन्विटेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश। फिर एग्जांपल्स ऑप्शन दिए जाएंगे, रिटर्न कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन एंड आपका ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन या विजुअल कम्युनिकेशन, सब दे दिया जाएगा। आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज डेफिनेटली, अभी नहीं लग रहा है बट एग्जाम टाइम पे होंगे। वहां पे एग्जाम के पीरियड में ना हम डर जाते हैं यार, हम क्लास का क्विज अटेंड करते तभी देख लो, इतने इजी क्वेश्चंस को भी तुम लोग रॉन्ग कर देते हो। तो ये होता है, चिल। मैं क्विज के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि तब आप मिस्टेक करो, यहाँ 1000 मिस्टेक करो सब माफ है। एग्जाम टाइम पे ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इनविटेशन तो ओरल भी होता है यार, ऑडियो विजुअल भी देते हैं ना यार, है ना, देते हैं ना। अरे वो पोस्टर पे इनविटेशन का कार्ड वार्ड देते हैं तो वो भी तो है ना, और कुछ तो लोग पोस्टर्स बना देते हैं, इनवाइट करते, तो वो भी तो है। अभी ये कौन सा पार्ट हो गया, रिटर्न भी आता है, कौन सा होगा? अगर आप ये एग्जाम्पल्स नहीं रीड करके गए तो आपको ये कंफ्यूजन होने की 100% गारंटी है। तो इसके लिए इन्विटेशन इज रिटर्न कम्युनिकेशन, है ना। तो इसके लिए हम ये थोड़े से एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेते हैं। तो ये कौन सा है, रिपोर्ट है, मेमो, ऑफिस ऑर्डर, सर्क्यूलर्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। रिमेंबर, ग्राफ्स एंड चार्ट्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन as well as they form part of visual communication। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। Then staff news letters, email, form questionnaires, notice, letter, नोटिस ऑफ एजेंडा। नोटिस तो देते हैं ना यार, किसी की भी नोटिस दी जाएगी, भाई नोटिस है कि तूने शेयर का प्राइस अभी तक तेरी शेयर का कॉल मनी तूने अभी तक पे नहीं किया है, तो प्लीज पे दैट कॉल मनी। या फिर नोटिस दी जाएगी कि बैंक की तरफ से नोटिस आ सकती है, इनसफिशिएंट बैलेंस, सॉरी इनसफिशिएंट नहीं, लो बैलेंस, तो प्लीज अपडेट योर बैंक अकाउंट और यू विल बी चार्ज विद डैश 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 अमाउंट, हो सकता है। तो दिस ऑल आर योर नोटिस, एजेंडा ऑफ नोटिस, नोटिस ऑफ एजेंडा। यानी क्या हो रहा है, मीटिंग के लिए एजेंडा होता है ना, ऐसी थोड़ी कहीं पे भी एजेंडा बनते हैं, मीटिंग के लिए एजेंडा बनते कि नहीं। तो मीटिंग में क्या डिस्कस करने वाले हो, वो जो एजेंडाज है उसका भी नोटिस भेजा जाता है। माइन्यूट्स है, मीटिंग होने के बाद मीटिंग में क्या हुआ, किसने क्या बोला, किसने हाँ बोला, नहीं ऐसी नहीं बातें होती है, बट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसका कितना हुआ, डायरेक्टर का क्या रेम्यूनरेशन सेट किया, तुमने का रेजोल्यूशन पास किया या नहीं किया। तो ऐसे बहुत सी चीजें होती है जो माइन्यूट्स में लिखी जाती है, तो ये माइन्यूट्स बनते हैं। फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट्स होती है, फिर आपका कस्टमर न्यूज लेटर्स होता है, यानी कस्टमर्स को जैसे हमारे तरफ से क्लासेस ने सबको न्यूज़पेपर्स दिए थे, है कि नहीं, कॉमर्स न्यूज़पेपर, तो वैसे ही न्यूज़पेपर्स न्यूज़ लेटर्स होते हैं। देन प्रेस रिलीज होता है,
मतलब भाई अभी मीडिया को बता रहे कि हमारी कंपनी न्यू शेयर अलॉट कर रही है, न्यू आईपीओ नहीं लेके आ रही, न्यू एफपीओ लेके आ रही है, तो फिर भाई जिसको आना है बोल दो। देन ऐसा होता है, देन इन्विटेशन जो हमने अभी पढ़ा है, लीफलेट है, ब्राउचर है, हैंडबिल है, मैनुअल है, तो इतने सारे आपके क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स है जो आपको लर्न करने ही है। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है, हम फटाक से पढ़ लेते हैं, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो हम ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है, एक बात बोलो, अगर ये क्लास होती तो मैं आप लोगों को ही पूछ रही होती कि एडवांटेजेस क्या है, बट अब ये क्लास नहीं है, हम क्या कर सकते, तो अब मैं ही बता देती हूँ। रिटर्न कम्युनिकेशन जब आप करते हो, उसका जो सबसे 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 बड़ा जो क्या बोलेंगे उसको एडवांटेज है, प्रूफ रीडिंग का। क्या का? प्रूफ रीडिंग का। प्रूफ रीडिंग, इट्स रीडिंग, प्रूफ रीडिंग का, यानी कि कौन सा मैम क्या होता है प्रूफ रीडिंग, यानी जब आप कुछ लिख लेते हो उसके बाद में क्या होता है, आप लिख तो लिए, अब आप ऐसे लिख के वैसे के वैसे सेंड थोड़ी करते हो, आप उसको 10 बार रीड करते हो, सोचते हो ये सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है ना, ये जो मैं बोल रही हूँ ये इसका यही मीनिंग निकल रहा है ना, कुछ और तो नहीं निकल रहा है ना, तो इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। तो जब आप रिटर्न कम्युनिकेशन करते हो, ये बहुत बड़ा आपका एडवांटेज होता है। जब ओरल कम्युनिकेशन होता है ना, बात बोल दी सो बोल दी, कुछ पलट के नहीं आने वाली वापस, बोल दिया तो बोल दिया, मुंह चल गया, आप वापस से कुछ नहीं कर सकते, आपको या तो सॉरी बोलना पड़ेगा, या तो बोलना पड़ेगा अरे सॉरी आई सेड इट दैट बाय मिस्टेक, थोड़ा सा चेंज करके बोलो, बट स्टिल वो इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता है। बट रिटर्न कम्युनिकेशन में इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज आप उसको इतने बार रीड कर चुके होते हो कि आपको पता है कि अच्छा ठीक है ये कंस्ट्रक्शन सही है, जो मैं मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ वो यही वो ये जो मेरा जो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है, लेटर मेमो जो भी आप दे रहे हो, वो यही मैसेज कन्वे कर रहा है, और ठीक है भाई सब सही है। इवन जब बुक्स बनती है तब ना राइटर लोग क्या करते हैं, उनको जो जैसी स्टोरी देनी है ना वो लोग वैसी स्टोरी लिख देते हैं, यानी पहले वो लिख लेते कि उनको किसी क्या क्या देना है, क्या क्या लिखना है, स्टोरी में क्या क्या बताना है, क्या क्या नहीं, जो भी है उनका वो फर्स्ट एक रफ राइटिंग कर लेते हैं टोटल। उसके बाद में एडिटर की, उसके बाद में वो खुद रीड करते हैं, उसके बाद उनको थोड़े कुछ चेंजेस लगते हैं तो वो कर लेते हैं, और फिर बाद में जाता है एक एडिटर के पास। एडिटर वहां पे जाके उसको पूरा रीड करता है, उसको देखता है कि चलो ये सही है, ये गलत है, ये इस तरीके का, इसमें ऐसे चेंजेस करने चाहिए, शायद ये वर्ड के ये जो नॉर्मल वर्ड है इसके अलावा कोई और अच्छा वर्ड यूज किए तो इसका सेंटेंस का इम्पैक्ट बढ़ेगा, या कोई सेंटेंस कोई वर्ड को थोड़ा सा इटैलिक कर देंगे या बोल्ड कर देंगे उस पर हाईलाइट करने के लिए। तो ये सारी चीजें हम कब कर सकते हैं, एक रिटर्न कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। और इन दिनों में तो रिटर्न कम्युनिकेशन कितना ही आप एडवांस कर सकते हो, यानी कि अभी पहले के जमाने में ना तो टाइपराइटर्स होते थे तो सिर्फ ब्लैक होता था, या तो पेन हाथों से लिख लो, उतना ही होता था। अभी वैसा नहीं, अभी तो इतनी प्रीटी स्टेशनरीज आ रही है, अभी कितनी प्यारी प्यारी स्टेशनरीज आती है, अभी मेरे को तो सब ले लेने की इच्छा होती है, वीनस पे जाओ तो भाई ये ले लूं वो ले लूं ऐसी इच्छा हो जाती है, आप कंट्रोल करना पड़ता है। बट इतनी अच्छी अच्छी स्टेशनरी, इतनी वेराइटीज ऑफ स्टेशनरी आ रही है, कलरफुल पेपर्स आ रहे हैं, तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या किस तरीके का मैसेज भेजना है, उस हिसाब से आप उस मैसेज को चेंज कर सकते हो। अब ईमेल में ही ले लो, अगर आप मेल कर रहे हो कोई चीज, या वर्ड डॉक्यूमेंट में बना के उसको प्रिंट करने वाले हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, या तो उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसको बोल्ड कर देते हो, कलर चेंज कर देते हो, उसका फॉन्ट बढ़ा देते हो, ताकि उस पे से लोगों का अटेंशन ना हटे, वो जो मेन चीज है ना उस पर फोकस रहे, आपके जो रीडर है जो रिसीवर है उसका फोकस डाइवर्ट ना हो, उससे कहीं वो छूट ना जाए, उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज को ऐसे बोलते समय भी हम बहुत लोग ऐसे करते हैं ना ऐसा, तो ये जो है बोलते समय होता है, बट बहुत बार लोग ध्यान नहीं होता तो उनका छूट जाता है, बट रिटर्न कम्युनिकेशन में छूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज दैट थिंग हैज बीन हाईलाइटेड, है कि नहीं। और रिटर्न कम्युनिकेशन एक और चीज हमको क्या देता है, देखो दो तो हमने देख ली, एक प्रूफ रीडिंग देख ली, एक हमने उसको बार बार हम उसको अच्छे से लिख सकते हैं ये भी देख लिया, एक हमने ये भी देख लिया कि भाई उसको हम डेकोरेट कर सकते हैं बहुत वेरिएशंस में, और जो एक और चीज है ना ये हमेशा आपके पास रहती है, आप इसको ये आपसे कहीं जाएगी नहीं, मैं अच्छा चलो घूम गई तो अलग बात है, बट यू कैन ऑलवेज रिट्राइव इट ना, अगर मेल में है डिलीट हो गई तो 60 डेज तक वी कैन रिट्राइव इट, हो सकता है, नहीं तो वो गूगल के पास रहती है, अगर बहुत ही सीरियस केस है तो वो बहुत बड़ा एक प्रोसीजर होता है तो वो निकाल सकते हैं, तो
ऑनलाइन अगर कुछ भी चीज है तो वो तो लाइफ टाइम है, अगर आप कभी जानी नहीं है वहां से, तो यू कैन रिट्राइव ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पे भी यही बात बोली जा रही है। क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर रिटन कम्युनिकेशन है तो इट विल ऑलवेज बी विथ यू एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ, ठीक है। मतलब अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो यू कैन डायरेक्टली शो देम, भाई देख लो ये चीज कम्युनिकेट हुई थी मुझसे और मैंने इसी हिसाब से काम किया था। तो ये बड़े एडवांटेजेस है आपके रिटन कम्युनिकेशन के। चलो हम देख लेते हैं आपके बुक में कौन से एग्जाम्पल दिए हैं। It allows sufficient time for planning the document. Yes, it allows sufficient time because हमारे पास टाइम होता है। जब हम रिटर्न कम्युनिकेट कर रहे हैं हम सोच समझ के करते हैं, सिर्फ एवी नहीं कर रहे थे। तो हम वी गिव आवर बेस्ट while writing, we show our best। भले ही हमारी इंग्लिश हम बोलने में भंगार है, बहुत भंगार है, बट हम लिखते समय उस चीज को 10 बार पढ़ेंगे और सोचो, या तो लोगों से भी रीड करवाएंगे और बोलेंगे भाई देख ले कुछ गड़बड़ है तो बता दो, ठीक है नहीं। Then it also enables us to revise the content। ये हमने देखा, ये प्रूफ रीडिंग हम कर सकते हैं उसमें। Then to display what we have written, we have a variety of recent trends, ट्रेडिशनल ट्रेंड्स टू चूज फ्रॉम, ठीक है। आप कैसे लिखना है उसके लिए तो हमारे पास वेरियस फॉर्म्स है। फैक्स कर दो, टाइपराइटर से टाइप कर दो, आप मेल कर दो, आप लेटर लिख दो, आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत से पुराने तरीके भी है, नए मॉडर्न तरीके भी आ गए, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दो। देन देयर इज ऑल्सो अ स्कोप टू यूज टेस्टफुली डिजाइन स्टेशनरी फॉर दैट पर्पस। टेस्टफुली डिजाइन स्टेशनरी, कितनी क्रिएटिव डिक्शनरीज आई है भाई। इवन हमारे वर्ड और मेल में भी कुछ न्यू फॉन्ट्स ऐड किए उन्होंने। तो कैसे वी कैन चूज वॉट एवर वी वॉन्ट टू मेक आर कंटेंट मोर अपीलिंग, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन इन द राइटिंग इन द रिटर्न फॉर्म मे बी फाइल्ड और रिट्राइव्ड एट आर कन्वीनियंस। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उसे निकाल के दिखा सकते हैं या बता सकते हैं कि भाई देख लो। अगर कभी कोई अपने पे डाउट करता है, ऑफिस में होता है ये सारी चीजें, तो इसलिए ऑफिस में बोला जाता है कि व्हेन यू कम्युनिकेट विथ योर मैनेजर, एक बार फोन पे अगर कम्युनिकेशन हो भी जाता है, स्टिल मेल दैट थिंग टू देम। या फिर उन्होंने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो आस्क देम टू मेल यू द सेम, बिकॉज इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू। ऑफिस टाइम में, ऑफिस में जब करो, जब आपकी ऑफिस लाइफ, जब जॉब लाइफ शुरू हो जाएगी, कहीं भी जाओ, आपने हर चीज को मेल में लेना ही है, कंपल्सरी, बिकॉज इट ऑलवेज कीप्स यू ऑन अ सेफर साइड। कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता कि आपने ये काम नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, इट टेक मच मोर टाइम टू कंपोज अ मैसेज। यस, बहुत टाइम लेता है। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, हम इतना सोच समझ के उसको लिखते हैं, ऐसे थोड़ी बोलने में तो हम सोचते भी नहीं बोलने से पहले, कभी बड़ कर दो। तो ये इसलिए जब लिखते हैं तब हम सोच समझ के लिखते हैं। एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये पता नहीं कि ये बहुत पुराने टाइम का, आई थिंक आपको जो कंटेंट दिया है वो बहुत ओल्ड है, बिकॉज नाउडेज इट कांट बी मच एक्सपेंसिव। पहले के टाइम पे लेटर्स वेटर्स दिया जाता था, फैक्स वैक्स दिया जाता था, वो फैक्स मशीन लेनी पड़ती थी, तभी आप वो फैक्स कर सकते हो। लेटर पोस्ट करने का टाइम लगता है, मे बी दे आर सेइंग कि पेपर महंगे, बट वो भी आजकल थोड़े सस्ते ही है। अभी तो मेल करने के लिए क्या आपको जीमेल लगता है, तो मे बी दे आर सेइंग कि भाई आपको लैपटॉप या कंप्यूटर लेना पड़ेगा अगर आपको ये रिटर्न कम्युनिकेशन करनी है तो। सो मे बी उस हिसाब से वो लोग एक्सपेंसिव कर देख रहे हैं, बट ओवरऑल अगर देखा तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव एट इन अ प्रेजेंट जनरेशन, अभी के जनरेशन में। हाँ, अगर नोटिस को अगर आप मेल के जगह अगर आप नोटिस, अगर आप जनरल मीटिंग की नोटिस अगर आप मेल करने के बदले आप उसको अगर क्या बोलते हैं पोस्ट कर तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है नहीं। ठीक है, चलो। It also tends to suffer from the limitation of the sender, like assumptions of prejudice and delay of feedbacks make it worse। यानी हम लिखते लिखते हम अज्यूम कर लेते कि हाँ इसको तो ये बात पता ही होगी ना, मैनेजर है यार, इसको तो ये बात पता ही होगी, तो हम उतना ही लिख देते और हमें तब तक उस चीज के बारे में समझता नहीं है कि पता है, हमें ये नहीं समझता है कि हमारा मैसेज कन्वे हुआ या नहीं। कब तक? जब तक सामने से हमें रिप्लाई नहीं मिलता है। रिप्लाई नहीं मिलेगा तो हमें समझेगा ही नहीं कि भाई उसको जो हम बोलना चाह रहे थे उसको समझ में आया या नहीं। हम ये चीज के कंफ्यूजन में रह जाते हैं। देन द इनएडिक्वेसीज ऑफ द फर्स्ट मैसेज में ओनली बी रिवील्ड व्हेन द रिप्लाई अराइव। दैट्स व्हाट आई सेड कि भाई जब तक रिप्लाई नहीं मिलेगा तब तक हमें नहीं समझेगा कि हम जो कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो कम्युनिकेट हुआ है या नहीं। प्लस रिटर्न कम्युनिकेशन में व्हाट्सएप छोड़ दो तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि सामने वाले ने रीड किया या नहीं। फॉर्मल हम इधर बात करेंगे जरा,
फॉर्मल कम्युनिकेशन में कि भाई उसने मेल चेक किया या नहीं, उसको लेटर मिला या नहीं, लेटर मिला तो उसने लेटर खोल के पढ़ा या नहीं। ये चीज के लिए हमें पूछना पड़ेगा कॉल करके, भाई तूने किया क्या, देखा क्या, करा क्या। तो ये बहुत सारा हमें थोड़ी मेहनत लेनी पड़ेगी, तो ये चीज का हमें अंदाजा नहीं होता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है हमारे रिटन कम्युनिकेशन का। देन कम्युनिकेशन इन राइटिंग सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्ग्रुजेंस विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन में हम सामने वाले को लिख के दे रहे, तो हमें नहीं पता उसके फेशियल, उसको ये चीज पढ़ के समझ में आई या नहीं, वो खुश हुआ या उसको बुरा लगा पढ़ के, पता नहीं क्या हुआ। आप किसी फ्रेंड को मेल कर रहे हो, आपका गुड न्यूज कि भाई मैं ना CA-CET पास हो गया हूँ, तो पता नहीं, अगर वो फ्रेंड आपका बहुत अच्छा है तो बहुत खुश होगा, नहीं अच्छा है तो ही विल बी लाइक कि मे बी अच्छी बात है, गुड गुड, अच्छी बात है, तू पास हो गया, चलो देखते हैं आगे एग्जीक्यूटिव तो पास होता है या नहीं। मतलब ही मे बी जेलस ऑफ यू, बट ये आपको नहीं समझेगा बिकॉज रिटन कम्युनिकेशन है, और हम मैसेजेस में तो कहीं का कहीं भी चीजों को घुमा सकते हैं। तो ये एक उसका ड्रॉबैक भी है कि आपको उसके एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका जेस्चर्स या इन शॉर्ट नॉन वर्बल चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मैसेज कम्युनिकेट परफेक्ट जो आप करना चाह रहे हो वो कम्युनिकेट हुआ या नहीं, या सामने वाला जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो दिल से दे रहा है या सिर्फ ऊपरी ऊपरी दे रहा है, ये हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये था हमारा रिटन कम्युनिकेशन। सो अभी एज यू नो क्या करना है, पॉज करना है, जाना है, पढ़ना है, पढ़ के वापस आना है। चलो 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 जल्दी जल्दी जाओ, पढ़ो 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 एंड वापस वापस आओ। नाउ जो नेक्स्ट हमारा है वो है ओरल कम्युनिकेशन। ये तो हमने खत्म कर दिया, अब ओरल कम्युनिकेशन। मैम ये भी क्या पढ़ना बहुत इजी है? आई नो बहुत इजी है, बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई पढ़ना तो पढ़ेगा, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो चलो ओरल कम्युनिकेशन देख लेते हैं। ओरल कम्युनिकेशन के भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो आपको याद रखने होंगे। देखो कौन से टेलीफोन मैसेज, इंटरकॉम मैसेजेस, इंटरकॉम, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस, प्रेजेंटेशन, डिक्टेशन, डिक्टाफोन, कन्वर्सेशन, रेडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, स्पीचेस हम देते हैं इसीलिए, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ग्रेप वाइन और इंटरव्यू। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको ओरल कम्युनिकेशन के जो आपको याद रखने होंगे, और इसमें से जो आपको एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज करेगा वो डेफिनेटली है मैसेज वाला पार्ट। जब आपको आएगा और आपको मिलेगा मैसेज, ये तो रिटन कम्युनिकेशन है, बट नहीं भाई आपकी बुक बोल रही है ये ओरल कम्युनिकेशन है, तो आपको वो याद रखना होगा। तो चलो अभी आपको पता है क्या? आपको पता ही है, मे बी नहीं पता होगा, बट अभी 80% चीजें आपकी बुक में दिया 80% है, तो ठीक है 80%, बट मैक्सिमम मैं बोलती हूँ कि यस इट इज लाइक काइंड ऑफ 80 to 90% टाइम्स ही होता है ये सारी चीजें। हर चीज ना पहले ओरली ही होती है, मतलब 80% जो ऑफिस का काम होता है ना वो ओरल कम्युनिकेशन से होता है, एंड देन बाद में उसको रिटर्न में किया जाता है, वो अलग प्रोसेस है। बट फर्स्ट टाइम जब भी कुछ चीज करनी होती है ना वो ओरल कम्युनिकेशन होती है, ओरली कम्युनिकेट किया जाता है और बोला जाता है कि बेटा तेरे को ये काम करना है, इस तरीके से करना है, ये करना है, वो करना है। ये सारा होने के बाद वो कभी तो जब आप काम शुरू कर दोगे ना तब कभी तो जाके आपका मैनेजर आपको मेल कर देगा कि देखो तेरे को ये काम करना है। वो सिर्फ एक रिकॉर्ड रखने के लिए मेल किया जाता है, बाकी कुछ नहीं। तो इसके लिए 80% टाइम, 80% जो आपका काम है आपके जो इन बिजनेस में, वो काम आपका क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन से ही होता है। इनफैक्ट अगर आपका ओरल कम्युनिकेशन अच्छा रहा, रिटर्न यहाँ पे जरूरी नहीं है। रिटर्न कम्युनिकेशन आपको कहाँ जरूरी पड़ता है? अगर आप लॉयर हो तो बहुत अच्छा उधर काम में आ जाता है आपको, आपके जब आपके या ECS को भी बहुत काम में आ जाता है रिटर्न कम्युनिकेशन आर्ग्यूमेंट के टाइम पे, बिकॉज जब आप पूरा आपका आर्ग्यूमेंट लिखते हो ना, ड्राफ्ट करते हो, आपका नोटिस ड्राफ्ट करने का स्टाइल, ये सारी चीजें रिटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बट अलग चीज के लिए। बट हम एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे जहां इंडिविजुअली CS या लॉयर अकेले नहीं रहते, यहाँ हर चीज का, समझो हम IT कंपनी की बात कर लेते हैं चलो, या फिर कोई भी टेलीकॉम कंपनी की, कोई भी, यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर लोग ना पढ़ना पसंद नहीं करते, आप भी देखो
बहुत कम लोग होते हैं जिनको रीडिंग पसंद आती है। मैक्सिमम लोगों को ना ओरल पसंद आता है, भाई बोल दो, सुन लेंगे, वीडियो देख लेंगे, बट पढ़ेंगे नहीं। 3 घंटे वीडियो देख सकते हैं लेकिन 1 घंटे पढ़ भी नहीं सकते बुक को लेके। इसलिए रिटन कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव बहुत टाइम पे पढ़ता नहीं है। तो इसके लिए ऑफिस में क्या किया जाता है, पहले ओरली समझाया जाता है, फिर बाद में बंदा पढ़ लेता है और उसको क्लियर हो जाता है कि हाँ इन्होंने ये समझाया था और रिटर्न में आ गया तो अब चलो क्लियर है चीजें। तो इसलिए 80% काम क्या होता है, ओरल होता है। बट अगर बिजनेस बढ़ाना है, आप आपके कंपनी के बारे में बहुत प्यारे प्यारे बहुत मस्त मस्त आर्टिकल लिख रहे हो, कुछ फायदा नहीं होगा। बहुत कम लोग आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। अभी क्लिक बेट चल रही है वो अलग स्टोरी है, बट बहुत कम लोग आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। रादर आप वीडियो बनाओ अपने कंपनी के बारे में, अच्छी अच्छी चीजें बताओ, एडवर्टाइजमेंट बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड करो। आप जनरल मीटिंग की स्पीच इतनी तगड़ी दो कि वो पब्लिश हो जाए हर जगह। ये जब चीजें आप करते हो, ओरल जब आपका कम्युनिकेशन होता है ना, तब वो चीजें आपके कंपनी को प्रॉफिटेबल होती है। इवन सप्लायर के साथ भी, या आपके जो डील्स आप जिन लोगों के साथ करते हो, तो उस टाइम पे भी आपका रिटर्न से ज्यादा आपका ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। यानी सप्लायर को आप पे रिटर्न लिख के आप उसको दोगे तो उसको चलो लिख के दोगे तो वो चलो प्रूफ हो जाता है, वो अलग बात है। बट आप लिख के उसके साथ कन्वर्सेशन करोगे तो उसको आप पे इतना भरोसा नहीं रहेगा। रादर आप उससे फोन पे बात कर लो, फेस टू फेस जाके बात कर लो, तो उसका आप पे विश्वास बढ़ जाता है एंड ही ट्रस्ट यू मोर, है ना। ऐसे कितने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं जिनको सिर्फ उनकी स्पीचेस के लिए वो लोग फेमस हुए हैं। आपके बुक में कुछ दिए, बट हम उधर जाने से पहले हमारे इंडियन थोड़े स्पीकर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक सबसे महाराष्ट्र के सबसे अच्छे स्पीकर जिनको आज भी बोला जाता है वो है बाला साहेब ठाकरे जी। उनकी स्पीच आज भी हम लोग सुनते हैं, भीड़ जमा हो जाती है यार, कितने लोग भर भर के आते हैं वो स्पीच सुनने के लिए, बिकॉज उनका बोलना ही इतना ऑसम है। वो सही टाइम पे सही वर्ड्स यूज करते हैं उनके, और सिर्फ बोलना ही नहीं, उनके इवन जेस्चर्स भी उतने ही मैच होते हैं उनके बोलने के तरीके से। उनका बोलने का तरीका, बोलने का ढंग, स्पीच डिलीवर करने का जो स्टाइल है वो बहुत ही ऑसम है ना। देन एक और है गांधी जी, उनके इतने फॉलोवर्स हैं नो। गांधी जी का बोलने का स्टाइल भी बहुत ही सही था, बहुत ही अलग था। लोग सुनना पसंद करते थे उनको। धीरू भाई अंबानी जी, उनको भी लोग सुनना पसंद करते थे। वो तो उनके जो जनरल मीटिंग में उनके शेयर होल्डर्स तो छोड़ ही दो, दूसरे लोग भी उनकी स्पीच सुनने के लिए मरमर करते थे कि हमें इनकी स्पीच सुननी है, इतना भारी बोलता है ये बंदा। एक साधारण सा इंसान, आपके और मेरे जैसा, हमसे भी खराब हालत थी उनकी, टू बी ट्रू। वो बंदा इतनी बड़ी खुद की एम्पायर कैसे क्रिएट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओरल कम्युनिकेशन। उसका इतना स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए जस्ट बिकॉज हिज ओरल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग। उसने स्पीचेस इतनी भारी थी कि लोग जाते थे उसके सुनने को, और उसकी बातों पे लोग आते थे। मतलब वो इतना भरोसा, एंड उसने किया भी है कुछ लोगों के लिए, कुछ और कुछ जो भी है हम उस डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बट उनका वही है इन दी एंड, उनका बोलने का तरीका, उनका बोलने का स्टाइल, स्पीच डिलीवर करने का स्टाइल, स्पीच में कौन से कोड्स किस तरीके से यूज करने हैं वो उनका, कब क्या बोलना है, वो सारी चीजें। ही वॉज नॉट अ वेरी रिच पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, he was an okay person, still he managed to become a big, he managed to become create his own empire just because उसका जो डिलीवरी था, उसका जो अटेंशन था, लोगों पे अटेंशन देना, लोगों को समझाना, लोगों से बात करना, लोगों को क्या कराना, लोगों को यकीन दिलाना खुद पे, ये बहुत ही सही था। एक और है प्रेजेंट में इंडिया में अभी, गेस करो कौन होगा आज के जमाने में, आज के टाइम पे जो सबसे बेस्ट स्पीकर है इंडिया में, उसका नाम बोल दो। 2 लोग हैं, एक है शशि थरूर, बट कभी कभी उनकी इंग्लिश इतनी हाईफंड हो जाती है कि लोग उनको सुनना बंद कर देते हैं। जब वो नॉर्मल इंग्लिश में बोले तो उनके वैसी स्पीच तो आप डिलीवर, उनका अभी इंडिपेंडेंस डे पे उनकी बहुत ही अच्छी स्पीच हर जगह वायरल हुई थी, हर जगह राउंड्स पे थी वो, हर मीडिया पे उनकी वो स्पीच हर एक ने पूरी सुनी होगी, है ना। हम आगे सुनना चाहते थे, और क्या बोला उन्होंने, और क्या बोला उन्होंने, और क्या बोला।
बिकॉज यही स्पीच कोई और दे रहा होता इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। उन्होंने बोला ही इतना सही था कि आपको बोलने की सुनने की इच्छा हुई। नरेंद्र मोदी, इनका कम्युनिकेशन स्पीच तो जाने ही दो, इनका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है। हमारे इंडिया के अलायंसेस दूसरी कंट्रीज के साथ आज इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि एवरीवन इज रेडी टू हेल्प अस। एक टाइम ऐसा था कि हम लोग ये सारी चीजें पीछे छूट गई थी, इतना नहीं हो पा रहा था अपने से, बट उनका कम्युनिकेशन ही इतना सही होगा ना कि वो वहां के लीडर्स के साथ जाके इंडिया को इतना क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट किया और इंडिया के लिए इतने अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स लेकर आए, अच्छे अच्छे डील्स लेकर आए, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन। तो इन शॉर्ट इतना ही बोलना है कि हमारा जो क्या बोलते हैं बिजनेस है, उसे अगर बढ़ाना है, उसे बहुत बढ़ाना है, उसे एक अलग ही लेवल की ऊंचाइयों पे लेके जाना है, तो आपका ओरल कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, देन आपके यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो है सॉरी, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, यहाँ ग्रीक के 2 एग्जाम्पल है, सॉक्रेट्स एंड डेमोस्थेन्स। सॉक्रेट्स एंड डेमोस्थेन्स, ये 2 लोग हैं, ये 2 बहुत अच्छे स्पीकर थे। सॉक्रेट्स तो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, इन्होंने ग्रीक फिलोसोफर थे, और ये फाउंडर है मॉडर्न फिलोसॉफी का, यानी वेस्टर्न फिलोसॉफी का रादर, जो फिलोसॉफी जो फेमस हुई, ये उनके फाउंडर बोल सकते हो। इनके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई, इनका ये आइडिया था। देन एक जो हमारे दूसरे है डेमोथेन्स, ये जो है ना, ये भी ग्रीक के एक स्टेट पर्सन थे। इनकी जो सबसे ज्यादा फेमस स्पीच हुई है वो है एक कुछ ऐसी सीरीज ऑफ स्पीच है जहां पे वो कोई एक किंग था, लीडर या किंग फिलिप नाम के, उनको क्रिटिसाइज करते थे। तो ये कुछ स्पीचेस है जो उनकी बहुत 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 हिट हुई है, और लोग ये सुनने के लिए, भले वो क्रिटिसाइज कर रहे किंग को, बट वो जाके सुनते थे लोग। सो वैसे यहाँ पे ये 2 बहुत बड़े नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपको एक वर्ड है, यहाँ एक वर्ड है जो है ओराटोर्स। ये वर्ड आपको किस में आ सकता है बताऊं? सिंगल वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स, ओराटोर्स का मीनिंग है अ स्किल्ड पर्सन, या फिर एलिक्वेंट पब्लिक स्पीकर, अ स्किल्ड पब्लिक स्पीकर बोल सकते हो। यानी एक इंसान जो बहुत अच्छे से खुद को मतलब स्पीकर ही, बहुत ही भारी बोलने वाला। जैसे हमारे यहाँ इतने सारे अपने बाला साहेब ठाकरे जी, इन सबके जो एग्जाम्पल लिए, वो उनको क्या बोलेंगे? ओराटोर्स, यानी जिनकी स्पीचेस बहुत ही ऑसम होती है, और वो बोलने का, आप एक बार बोलना शुरू कर दो, लोग सुनते रहेंगे, है कि नहीं? फिर चलो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं। लॉयड्स का एक एग्जाम्पल है, जिनके वजह से इतने सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े मर्चेंट्स आए हैं, बिकॉज लॉयड्स वाज देयर ब्रेन चाइल्ड यहाँ पे मतलब होता है जो इनोवेटिव कुछ बता रहा है, क्रिएटिव चीजें कुछ कर रहा है, कुछ नया लाके दे रहा है, कोई ओरिजिनल आइडिया जो क्रिएट कर रहा है, वो कहाँ से आया था? लॉयड से आया था, जो मर्चेंट्स के लिए। देन एक बैंक ऑफ इंग्लैंड का कुछ एग्जाम्पल दिया है ना, एक्सेट्रा। ठीक है, इन शॉर्ट हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या है? इट इज अ पासपोर्ट टू सक्सेस। भाई पासपोर्ट है सक्सेस के लिए। सक्सेस मिलने की आपको, अगर आपका ओरल कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो, ठीक है। बट आपका ओरल कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कैसी है, कौन है, कितनी है, क्या है। एक ऑडियंस रहेगी, एक ही बंदा आपको सुन रहा रहेगा, तो आपका बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ग्रुप ऑफ पीपल है तो आपका बोलने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है कि नहीं? आपको कौन सी बात पहुंचानी है, कि इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फनी बात है, सीरियस बात है, उस चीज पे भी आपका बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। तो इट सेज कि सिग्निफिकेंस ऑफ द मैसेज, आपका मैसेज कैसा है, सिग्निफाई क्या कर रहा है। कॉमेडी मैसेज है, कॉमेडी है तो फनी थिंग कुछ बोलना है आपको, तो आप एकदम हंसते खेलते बोलोगे, चल में बोलोगे। इसको सीरियस बोलना है तो आप बोलेंगे, अरे सुन, एक इम्पोर्टेंट बात बोलनी है, वो क्या है ना कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो ये आप थोड़े सीरियस टोन में बोलोगे। आपको अगर ग्रुप ऑफ पीपल को बोलना है तो आप थोड़ा जोर से बोलोगे। एंड अगर आपको इम्पोर्टेंट मैसेज भेजना है तो आप सीरियस टोन में ही वो मैसेज दोगे। ऐसे नहीं बोलोगे, चल में नहीं बोलोगे, अरे वो ये काम है ना, प्लीज कर देना,
ऐसे नहीं बोलोगे भाई डू दिस वर्क बाय दिस टाइम बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। आप ऐसे उसको सीरियस टोन में बताओगे और बोलेंगे भाई ये कर जरूरी है, ठीक है नहीं। तो ऐसे काफी सारे फैक्टर्स हैं जो आपके ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं और आपको उन सारी चीजों का कम्युनिकेट करते समय इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। और क्या होता है बहुत बार, इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है कि जब बड़े बड़े लोग, इवन पॉलिटिशियंस देख लो, ये लोग ना एक दूसरे को बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, मतलब खुद ही का यही चीज, खुद ही एक बार ये चीज बोलेंगे, खुद ही दूसरी बार दूसरी चीज बोल रहे हैं, ये ऐसा करते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जब बड़े बड़े कंपनी के जो बड़े बड़े लोग हैं, जब ये कहीं टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं, वो बहुत सोच समझ के इंटरव्यू देते हैं, यानी उनका ओरल कम्युनिकेशन में उनके माइंड को वो बहुत स्टेबल रखते हैं और वो 10 बार सोचते हैं बोलने से पहले। और ऐसे बोला भी जाता है ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो दे डू दैट थिंग ताकि कोई गलत वर्ड ना बोला जाए, गलत चीज ना बोली जाए, जिससे उनका कोई रेपुटेशन खराब हो जाए। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक अच्छा सा फ्रेज है जो है टाइट रोप वॉकर। दे बिहेव, they feel they are in a tight rope walker। यानी टाइट रोप वॉकर यानी एक वो आता है ना, एक रोप आती है जिसपे लोग चलते हैं। आजकल तो हमने वो देखा ना, डांस करते हैं छोटी सी बच्ची हमेशा रोड साइड पे। टाइट रोप वॉकर का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई हम कुछ ऐसा गलत ना बोल दे जिससे हमारी कोई रेपुटेशन खराब हो जाए। ये एक फ्रेज है, याद रख लो, टाइट रोप वॉकर, ठीक है। तो जो बड़े बड़े चीफ लोग होते हैं, जो कंपनी के लोग होते हैं, बड़े कंपनीज के लोग होते हैं, जब वो कोई मैसेज देते हैं तो दे थिंक अ लॉट कि ये क्या इम्पैक्ट डालेगा उनकी इमेज पे। वो अलग बात है, आजकल ट्विटर पे कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, मतलब हगते रहते हैं लोग, लिटरली कुछ भी, भाई बकवास करते हैं, मतलब भाई सुनने की भी इच्छा नहीं होती वहां पे कौन क्या बोल रहा है। इट्स अ नेगेटिव प्लेस एनीवेज। तो अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए दे हैव टू बी वेरी, क्या बोलेंगे उनको, दे हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट दे स्पीक ऑन द टेलीविजन, है ना। देन एक मैनेजर के लिए तो चलो बहुत ही जरूरी है कि वो कम्युनिकेशन उसका स्ट्रांग हो। चलो अब वैसे अभी हम जाते हैं इसमें, हम क्या में हमारे कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस पे। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओरल कम्युनिकेशन के। जो सबसे पहला एडवांटेज है हमारे ओरल कम्युनिकेशन का वो है इट सेव्स टाइम। ऑब्वियस ही बात है, इसी की वजह से तो व्हाट्सएप पे भी ऑडियो लाया गया है। पहले ऑडियो था क्या, ऑडियो वाला पार्ट बहुत, अगर आप लोग नए नए हो तो आपको नहीं पता होगा, जब नया नया व्हाट्सएप आया था तभी ऑडियो वीडियो कुछ नहीं हुआ करता था, सिर्फ टाइप चैटिंग के लिए सिर्फ चैट बॉक्स होती थी, मतलब चैट करो बस, और कुछ नहीं था। तो वो टाइम पे कुछ ऑडियो नहीं था। अब इन्होंने ऑडियो लेके आया बिकॉज उनको भी समझा कि भाई बहुत सी चीजें बड़ा 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 पैराग्राफ लिखने से बेटर होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन इतना बड़ा लिखने से लोगों को जान पे आती है, आधी चीजें हम खा जाते हैं, उससे बेटर है एक ऑडियो क्लिप दबाओ, बोल दो, सेंड कर दो, खत्म। सामने वाले को आप जो बोलना चाहते हो शॉर्ट पीरियड में चला जाएगा। टाइप करने में जो चीज को 15 मिनट लगेगा वो बोलने को आपको 2 मिनट लगता है, तो इट सेव्स टाइम, ऑब्वियस सी बात है। देन ओरल कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। तब का तब मिलता है, हाँ ना। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मुझे तब का तब आपसे रिस्पॉन्स मिलेगा ना। मैं फोन पे भी अगर बात कर रही हूँ तो मैं आपसे बात करूंगी तो मुझे तब का तब रिस्पॉन्स मिलेगा। आई आज क्योंकि भाई बोलना क्या हो रहा है। यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फिर भी हमें मिलता है बिकॉज हम टोन समझ सकते हैं लोगों की, किस टोन में बात कर रहे हैं। भले ही फोन पे फेशियल एक्सप्रेशन ना दिखे, बाकी कुछ ना दिखे, बट एक टोन समझ में आती है। तो यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता ही है। देन it helps to convey the message more appropriately with suitable tone, voice and use of words. टोन, वॉइस एंड यूज ऑफ वर्ड्स, प्रॉपर किस कब कैसी टोन होनी चाहिए वैसी ही टोन में हम मैसेज करते हैं। वो अलग बात है, आजकल रिटर्न कम्युनिकेशन में ऐसे बोलते हैं, और ऐसा एक्चुअली फैक्ट भी है कि जब आप बोल्ड लेटर्स में लिखोगे इसका मतलब होता है आप चिल्ला रहे हो, बाय। अगर हमने ऐसा बाय लिखा तो नॉर्मल है, ऐसा बाय लिखा तो बढ़िया है, बाय, अच्छा चिल में हो। बट आपने अगर ऐसा बाय लिखा, दिख रहा है ये ऐसा बाय नहीं लिख रहे तुम। अगर आपने ऐसा बाय लिखा, भाई गुस्से में बाय बोल के गई है, बात कर ले,
ऐसा बाय लिखा तो गुस्से में बात करके गई है, बात कर ले। आजकल तो ये भी बोला जाता है कि ओके में भी है, ओके अगर कैपिटल लेटर्स में O and K है, शी इज नॉट सेटिस्फाइड और ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट एवर यू आर सेइंग, बकवास कर रही है, ओके फाइन, तेरे को सिर्फ अभी कन्वर्सेशन को खत्म करने के लिए हो रहा है। अगर ओके ऐसा नॉर्मल है तो इट्स ओके फाइन, ठीक है, अच्छी बात, नॉर्मल कन्वर्सेशन है। तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन का एक एक्सप्रेशन है जो आई फॉरगॉट टू टेल यू एट दैट टाइम, बट अभी एक्सप्रेशन एक आ चुका है रिटर्न कम्युनिकेशन में। वैसे हम ओरल कम्युनिकेशन में भी यहाँ पे जैसे हम टोन समझने की कोशिश कर रहे हैं विद द कैपिटल लेटर्स, वैसे ही हम ओरल कम्युनिकेशन में कैसे समझते हैं। ऑब्वियसली बोलने पे कैसा आवाज है, गुस्से में बोल रहा है तो गुस्से में, अरे तू सुनना यार, मेरा क्यों नहीं सुन रहा, गुस्से में हो रहा है। अब अरे तू सुनना यार, क्या कर रहा है, चिल में है वो इंसान, है कि नहीं। तो ये आपकी टोन समझ आता है। देन ओरल कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ परसुएंस इन मैनेजमेंट। इट ऑब्वियसली भाई मैनेज करने को इजी हो जाता है ओरल कम्युनिकेशन में। आप बोल सकते हो ना भाई, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, ऐसे कर। मेल कितने लोगों को करोगे कि, और कितने बार करोगे, बाप रे बाप, बहुत हेक्टिक काम है वो, ठीक है। इट इज एन इफेक्टिव फॉर कम्युनिकेटिंग इन ग्रुप्स। ऑब्वियस ही बात है, ग्रुप में बात करनी है, तुम 4 लोगों को यहाँ खड़े करूंगी और बोल दूंगी, रादर देन मैं हर एक को पर्सनली बात करूँ, पर्सनली मैसेज सेंड करूँ, उससे बेटर है ग्रुप में बोलूंगी, ग्रुप में खड़े कराऊंगी, बोल दूंगी और तब का तब बोलूंगी। किसी को डाउट है तो पूछ लो, यहीं की यहीं सॉल्व हो रहा है, बाद में कुछ नहीं होना है। तो यहाँ पे सब लोग कोई डाउट बोल पूछ लेगा और तब का तब मैं उनका सॉल्व कर दूंगी। तो इन शॉर्ट मुझे भी क्लैरिटी होती कि सारे ग्रुप को जो बात है वो समझी कि नहीं समझी। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कब है हमारी ऑफिस में, क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, ऑफिस के तो एग्जांपल्स लेने ही है। ऑफिस में कब क्या होता है, ग्रुप होती है, टीम्स होते हैं, जो टीम लीडर होता है, टीम लीडर जो होता है वो क्या करेगा, वो सारे टीम को बोलेगा कि ऐसे ऐसे काम करना है। पर्सनली मेल करेगा तो पर्सनली कितना उसको मतलब बहुत ही दिक्कत हो जाती है। उससे बेटर है वो सबको बुलाता है एक साथ, सबको सब समझाता है, अच्छे से बताता है और बोलता है भाई किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई इंसान कोई डाउट पूछता है, मे बी किसी और को भी वो डाउट होगा, बट ही मस्ट बी थिंकिंग अरे सिली सा डाउट है, क्या पूछना है, कोई और पूछ लेता है। और इन शॉर्ट जो बहुत से होने वाली आगे जो दिक्कतें होने वाली है वो यही पीरियड पे स्टॉप हो जाती है, बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन में फटाफट हो रही है। उसको तब की तब फेसेस पे समझ में आ जाता है कि इन लोगों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, एंड बाकी सारी सॉर्ट हो जाती है उनकी चीजें। देन इट इज इकोनॉमिक ऑल्सो। ज्यादा का खर्चा होता है भाई, क्या है ओरल कम्युनिकेशन, ऑफिस में तो फेस टू फेस बात हो जाती है, फोन कर लो, फोन पे बात हो जाती है, आजकल तो जियो है, वो भी ज्यादा खर्चा नहीं है। हाँ, बट इसमें एक और कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस भी बोला है कि इट मे बी एट टाइम्स डिसएडवांटेज भी हो सकता है, ये जो हम आगे पढ़ेंगे। देन विड्रॉल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज कंपैरेटिवली इजी टास्क। बोल दिया था, कहीं प्रूफ नहीं है तेरे पास, क्या प्रूफ है कि मैंने बोला था। हाँ, वो ऑडियो मैसेज, व्हाट्सएप के ऑडियोज एंड फोन रिकॉर्डिंग्स अलग, बाकी आप 2 लोग बातें कर रहे हो, आपने ना किसी और के बारे में बोल दिया, अरे वो तो बहुत ही चालू इंसान है, देखो पता है वो इतनी चीटिंग करता है एग्जाम में, वो ना डाइजेस्ट लेके आया था एग्जाम में लिखने के लिए, आपने एक बंदे को बोल दिया, वो जो बंदे को आप बोला वो जाके तीसरे पर्सन को बोल रहा है, अरे तेको पता है क्या, सुरेश ने मेरे को बताया कि तू ऐसे ऐसे काम करता है, तू डाइजेस्ट लेके जाता है। एंड वो जो बंदा है वो आया सुरेश के पास, सुरेश को पूछा क्यों रे, तू मेरे बारे में क्या अफवाह फैला रहा है, तू ऐसे बोला मेरे बारे में। सुरेश बोले ए भाई मैंने नहीं बोला, कब बोला, क्या प्रूफ है, बता क्या प्रूफ है। कुछ प्रूफ तो रहना ही नहीं है, क्योंकि भाई ओरल कम्युनिकेशन में किसी के पास कोई प्रूफ है ही नहीं। तो ये चीज ओरल कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी होती है। या इन शॉर्ट आपको किसी के बारे में कुछ बोलना है तो ओरल कम्युनिकेट करो, व्हाट्सएप पे ऑडियो वीडियो मत भेजो, फोन पे बात मत करो, फेस टू फेस जाओ और बात कर लो, ताकि कोई प्रूफ ही ना बचे, है कि नहीं। और वही चीज हमारे रिटर्न कम्युनिकेशन में नहीं हो सकती। देन डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या है। चलो, इट इज नॉट इफेक्टिव ऑलवेज, हमेशा इफेक्टिव नहीं होगी, बिकॉज कुछ ना कुछ बैरियर्स आ सकते हैं। फोन पे क्या होगा, नेटवर्क इशू होगा तो आवाज कट के जारी होगी, तो ऐसी कुछ बैरियर्स आ सकते हैं, तो उस वजह से कभी इफेक्टिव नहीं हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज। एटीट्यूड कैसा है भाई, क्या हो भाई, सामने वाले अगर समझने को तैयार है तो ही वो आपकी बात समझेगा, नहीं तो कभी नहीं समझ पाता। तो इट डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द रिसीवर एंड सेंडर। इट कैन नॉट बी अ वन साइडेड एक्टिविटी। अगर ओरल कम्युनिकेशन वन साइडेड एक्टिविटी हो गई तो ये सक्सेसफुल नहीं होगी। आप बोल रहे हो तो आपको सामने वाले से कभी रिस्पॉन्स चाहिए, ताकि यू शुड नो कि भाई उसको समझा है या नहीं। देन
यू हैव टू यूज द राइट वर्ड्स, है ना. यूज द राइट वर्ड, स्पेशली इन ओरल कम्युनिकेशन मेक्स इट मोर इफेक्टिव. राइट वर्ड्स यूज करोगे तो लोग आपकी बातें सुनेंगे. गलत वर्ड यूज कर दिए तो वो विड्रॉ, मतलब यार क्या है यार 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 इसमें तो अब मतलब समझो आप एक इंसान को बहुत बहुत एडमायर करते हो और उसने एक बार कुछ बोल दिया कास्टिज्म के बारे में, जो आप बिल्कुल बिलीव नहीं करते हो कि कास्टिज्म होती है, बट उसने कभी कुछ बोल दिया, अरे यार ये क्या है, ये कास्ट के लोग है ना, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब काइट को तो आते यार, क्यों ये तो जन्म भी क्यों लिए, ऐसा किसी ने बोल दिया. एग्जाम्पल, विल यू बी एबल टू लिसन टू हिज फर्दर स्पीच. आप उधर ही वो वीडियो बंद कर दो तो बोलते हैं यार जा भाई मेरे को तेरा सुनना नहीं है. सो यू हैव टू चूज द राइट वर्ड्स. इट इज नॉट what you say but how you say it matters in oral communication. ये भी एक चीज है. इट इज नॉट वॉट यू से, आप क्या बोल रहे हो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब दैट इज इम्पोर्टेंट ऑब्वियस सी बात है, बट हाउ यू डिलीवर योर सेल्फ. इसी वजह से वो बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन बने थे, बड़े बड़े वो स्पीकर्स बने थे, बिकॉज इट इज नॉट वॉट दे से, इट इज हाउ दे यूज टू डिलीवर देयर मैसेज विच मेड देम मोर इंटरेस्टिंग, है ना. देन इट टोटली डिपेंड्स ऑन लिसनिंग. सामने वाला सुन रहा है या नहीं. कभी कभी हम बहुत स्पीचेस सुनते हैं और नींद में हो जाते हैं, यार क्या ये बोल रहे हैं, तो आप बोर हो गए हो तो सुन के, तो आप सुनना पसंद नहीं करोगे. देन इट हैज नो रिकॉर्ड एंड नो लीगल लाइबिलिटी. कोई रिकॉर्ड नहीं होता और कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं होती है. तो इन शॉर्ट बिजनेस केस में ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट दैट इफेक्टिव. आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज है, तो यू हैव टू गेट इट रिटन. ठीक है. देन अनफेमिलियर एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन caused by regional variation and mother tongue interference often led to temporary difficulties for the recipient. अब आप मराठी, अब हम इंडियंस है ना, तो हमारी इंग्लिश का बोलने का तरीका एक्सेंट थोड़ा अलग है, यूएस वालों का बोलने का एक्सेंट थोड़ा अलग है. दे कांट अंडरस्टैंड आवर इंग्लिश. बहुत बार होता है एंड हम लोग को तो बहुत से वर्ड्स उनके समझ में नहीं आते क्योंकि वो बहुत से वर्ड्स खा जाते हैं, उनको बोलने आते ही नहीं है पूरा. तो ये इट कैन बिकम अ बैरियर इन ओरल कम्युनिकेशन. हम इसलिए बहुत बार सीरीज देखते तो नीचे कैप्शन ऑन रखते हैं कि भाई सब क्या बोल रहे हैं ना, क्लैरिटी हो इसके लिए. तो इसके लिए इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्सेंट ऑफ द पर्सन. इंडियन की बातें बहुत इजीली समझ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब कहीं फॉरेन से आ रहा है, कोई अदर रीजन से आ रहा है, तो उसकी इंग्लिश समझने में थोड़ा टाइम लगता है. ठीक है नहीं. देन द लास्ट जो मैंने बोला था कि है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो कि एक तो ऊपर बोल रहे इट इज इकोनॉमिकल और नीचे बोल रहे हो कि इट इज कॉस्टली. इट इज अ कॉस्टली थिंग एंड इट कैन बी एन अनइकोनॉमिकल थिंग ऑल्सो. क्यों बोल रहे क्योंकि ये बोलते कि कभी टेलीफोन है, अब जैसे ऑफिस में टेलीफोन है तो हर एक के डेस्क पे एक टेलीफोन रखना पड़ता है, उसके लिए पूरा कनेक्शन लेना पड़ता है, तो ये थोड़ा ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है. उससे बेटर है सबको लैपटॉप तो है ही, तो उधर ही मेल कर लो. तो ये इसीलिए कभी कभी ये चीज कॉस्टली भी हो सकती है. तो दिस वाज ऑल अबाउट ओरल कम्युनिकेशन. इसमें से आपको ये सारी चीजें याद रखनी होगी, नहीं रखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं अगर आपने कुछ भी गड़बड़ कर दी एग्जाम में तो. ठीक है. तो अगेन यू नो व्हाट टू डू, रीड इट. विल गो मूव ऑन टू नेक्स्ट जो है विजुअल कम्युनिकेशन. ठीक है, दिस वन. ठीक है. नाउ फर्स्ट गो एंड रीड इट. ठीक है, तो क्लियर हो जाता है सारी चीजें, अब भी कभी दिमाग में फिट हो जाती है. तो चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट जो है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन. अब इसमें से बहुत सारा ये सब रब कर देते हैं, बहुत सारा स्टफ यहाँ पे लिखा गया है एंड बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आ रही है, फिर उस वजह से. अब ये जो विजुअल कम्युनिकेशन है हमारा, वो सिंपली ये बोलता है कि भाई जो आप ग्राफ्स बनाते हो, आप पिक्चर्स यूज करते हो, आप जो क्या बोलते हैं, आप ड्राइंग्स निकालते हो, आप पाई चार्ट्स बनाते हो, है ना, आप टेबल्स बनाते हो, आप लॉक टेबल्स नहीं, आप मॉडल्स बनाते हो, स्लाइड शो करते हो, स्लाइड्स बनाते हो, फ्लिप चार्ट्स, नियॉन होर्डिंग्स जो आप देते हो, प्रिंटेड पेंटेड पिक्चर्स, इंटरनेट विदाउट यूज ऑफ मल्टीमीडिया. ठीक है, ये जो सारी चीजें होती है ये आप क्या फॉर्म कर रही है, आपके विजुअल्स का पार्ट. यानी अब ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या होता है ना, सिंपल सी बात है, ये क्या बोल रहे हैं, इट इज अ फैक्टर. ठीक है, आप जब एक कुछ चीज के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको कोई चार्ट दिख रहा है, हाँ, और आपको कुछ चार्ट दिख रहा है, आपको
आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली और आपको ऐसे बोला जा रहा है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी का जो शेयर्स है ये इन 5 years में इतना इतना होगा, या तो आपको बोला जा रहा है आप ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आपको इसकी आप अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो इतना प्रॉफिट होगा, 3 के लिए करोगे तो इतना होगा, 4 के लिए करोगे तो थोड़ा वापस से कट छट होगी बिकॉज टैक्स वैक्स में कुछ इशू होगा, एग्जाम्पल है। और 5th ईयर में करोगे तो आपको 5 साल के लिए अगर आप इसको इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको इतना क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो आप ना पढ़ने से ज्यादा आप ऐसे रीड कर लो कि ये ना यहाँ पे 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, 4 साल में इतना, ऐसे कुछ ऐसा आपको रीड करने मिल रहा है और उसके बदले आपको बता रहे कि ये चार्ट बता रहे डायरेक्ट और बोल रहे रिटर्न्स ऑफ फ्रॉम क्या बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ लिख दिया जा रहा है 80,000, 90,000, 70,000, 1 लाख, ऐसे आपको लिख दिया जा रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये चार्ट प्रेफर करेंगे रादर देन रीडिंग, और ये आपके दिमाग में ज्यादा फिट होती है। आपको एक्सप्लेन करते समय, आप पढ़ते समय, स्कूल्स के टाइम पे देखना, आप जब छोटे थे तो आपको बुक्स कैसी कलरफुल होती थी, आपको ऐसे पिक्चर्स होते थे, वाव वाव, बहुत भारी भारी पिक्चर्स होते थे, ऐसे झाड़ वाड़ बने हुए, ऐसे ये सब बना हुआ, ये सारी सारी ऐसे मस्त वाला आपको ऐसे पिक्चर्स दिए जाते थे जिसपे आपको डिस्क्राइब किया जाता था कि क्या स्टोरी है पिक्चर्स के साथ। आपको वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आज भी हम पिक्चर वाली चीजें ज्यादा पढ़ते हैं रादर देन जहाँ पे प्लेन रीडिंग हो, है कि नहीं। तो ये जो सारी चीजें ना, इससे क्या होता है, आप चलो सुन रहे हो, बोल रहे हो, और अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप प्रेजेंटेशन देते समय बोल भी रहे हो प्लस ये चार्ट भी दिखा रहे हो, तो सामने वाले का इंटरेस्ट आपको सुनने में बढ़ जाता है और उसको ये चीज ज्यादा रिटेन रहती है दिमाग में, उसको याद रहती है कि अच्छा उस बंदे ने ये बोला था, है ना, उसने ये चार्ट बताया था। फिर आप बहुत बार ऐसे पाई चार्ट भी बताते हो, है ना, पाई चार्ट भी बताते हो जिसमें आप बता देते हो कि ये पार्ट, पाई चार्ट बताते हो और बता देते हो कि ये पार्ट इतना, ये पार्ट इतना, ये पार्ट इतना, इतना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट होने वाला है आपको, ऐसे 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 करके आप बहुत सी डिटेल्स वहां पे दे देते हो। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको कब इफेक्टिव होती है, आपके इसमें, आपके प्रेजेंटेशन में बहुत इफेक्टिव होती है। आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो उसमें ये बहुत इफेक्टिव होती है। आर्टिकल आप सिर्फ लिखते रहो, मजा नहीं आता। इवन आजकल फूड ब्लॉगर्स देखो, ब्लॉगिंग करते समय अपना जब रेसिपी लिखते हैं तो सिर्फ रेसिपी लिखते नहीं है कि अब ये करो वो करो, एवरी स्टेप के साथ दे ट्राई टू प्रोवाइड यू विद द पिक्चर ऑफ द नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है। ये स्टेप में आपको इतने इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो इंग्रेडिएंट्स की फोटो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप बताया जा रहा है, पहले ये करो, पहले ना घी तेल डालो कढ़ाई में, फिर जीरा वीरा डालो, तो वो पहले वो हर चीज की फोटोज देने को कोशिश करते हैं। उससे लोग ज्यादा उसको रीड करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यही रीजन है कि आप विजुअल जो है बहुत ट्रेंड में है, हर जगह यूज किया जाता है। इवन प्रेजेंटेशंस में भी आप देखना, प्लेन रिटर्न प्रेजेंटेशंस आप पढ़, भले ही प्रेजेंटेशन तो कितने छोटे होते, एक एक वर्ड लिखा जाता है प्रेजेंटेशन में, एक बुलेट पॉइंट्स दिए जाते, बट वही आप पिक्चर्स के साथ प्रेजेंटेशन देखोगे ना, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि नहीं। रिटन कम्युनिकेशन में आप बुलेट पॉइंट्स दे सकते हो ना, प्रेजेंटेशन में भी आप दे सकते हो बुलेट पॉइंट्स ऑब्वियसली, बट उसके साथ पिक्चर्स ऐड कर दो उसमें, तो आपको क्या हो जाएगा, और आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसके लिए ये विजुअल्स जो मोड्स है वो बहुत यूजफुल हो जाते हैं। इवन एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स होती है, वो होर्डिंग्स भी कितनी अट्रैक्टिव करने की कोशिश की जाती है ना, मतलब क्या क्या ही नहीं, आजकल तो कुछ भी होर्डिंग देखने मिलती है, वो किसकी ज्वेलरीज की, इसकी उसकी कार्स की, आजकल तो 3D होर्डिंग्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये किसके लिए, ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, ठीक है। द मोड ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन आर यूजफुल टूल फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन इन अ मैनर दैट मेक्स द डाटा और एनी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल क्लियरर एंड इजियर फॉर द रिसीवर टू फॉलो। इससे क्या होती है कि आप चार्ट देख के आपको ज्यादा क्लियर हो रहा है ना चीजें। अब म्यूचुअल फंड में अगर आपको ऐसा रिटर्न दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर में इतना रिटर्न, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, आप बोर हो जाते हैं, आप नहीं पढ़ते। ये देख के आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है, अरे इतना, अरे भैया बहुत ही सही है, बहुत ही बढ़िया है, तो आप ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो उसमें। देन they can be used for their own, but the maximum benefit can be gained from them if they are used। अगर सिर्फ इतना ही आप दे सकते हो, मतलब they can be used on their own, मतलब सिर्फ इतना ही देके छोड़ दो,
चलेगा, बट इसका और इफेक्टिव इसको बनाना है तो आपको क्या करना होगा, you are used as a complement of the main message because they are more capable of attracting and retaining the attention of the receiver than a speech or a written words. आप बोल रहे हो तो आप देख प्रेजेंटेशंस होते हैं, आप अभी मैंने जो वो कुकिंग का एग्जांपल लिया, ब्लॉगर्स का एग्जांपल लिया था, वहां पे पहले के जमाने में सिर्फ ऐसे टिप्स दे देते और स्टेप्स दिए जाते थे कि ये करो ये करो ये करो ये करो, बट आजकल उसको और अट्रैक्टिव और अटेंशन लोगों का ग्रैप्स करने के लिए क्या फोटोज भी अटैच किया जा रहा है। तो यार ये मेन मैसेज तो दिया है, बट उसके साथ अगर आप ये भी डालोगे तो आपको और अटेंशन मिलेगा। The main advantage of using visual communication is that the message conveyed using this mode is easily remembered by the receiver and for a long period of time. ये पहले बोल देंगे, ये आप कभी भी long period के लिए याद रखोगे। However, using this mode is also expensive, which is a major disadvantage. Expensive क्यों? ये पाई चार्ट वाई चार्ट बनाना इज नॉट एक्सपेंसिव। द एक्सपेंसिव इज कि वो जो प्रिंट्स है, प्रिंट्स निकलवाना, देन आपका जो होर्डिंग्स बनवाना, आपके डेमोन्स्ट्रेशंस मॉडल्स बनवाना, मैप्स क्रिएट करवाना, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, अब इसको भी अगर एक्सपेंसिव बोले तो उनका बोलने का सिंपल सा ये तरीका है कि भाई ये बनाने के लिए भी आपको लैपटॉप की जरूरत है और लैपटॉप भी महंगे होते हैं, ये सब। तो नॉट एग्जैक्टली द एक्सपेंसिव थिंग, बट कुछ चीजें जैसे मॉडल बनाना इज ऑब्वियस एक्सपेंसिव, होर्डिंग्स लगाना इज वेरी एक्सपेंसिव। एक होर्डिंग लगाने के लिए अगर आपको मेन स्ट्रीट पे, पुणे के मेन स्ट्रीट पे होर्डिंग लगाना है एफसी रोड पे, तो आपको मिनिमम मंथली आपको कुछ 3 to 4 lakhs का रेंट पे करना पड़ता है, तो इट इज एक्सपेंसिव, है कि नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट जो हमारा है वो है ऑडियो विजुअल। अब हम जब से बोल ही रहे, ऑडियो तो हो ही गया, अब विजुअल के साथ, सॉरी विजुअल तो हो ही गया, अब ऑडियो के साथ कैसे वो सही हो जाता है। तो देखो ऑडियो विजुअल मोड्स में आपको कितने बताए गए हैं, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट विद मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रेजेंटेशन यूजिंग विजुअल एड्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन, है ना भाई। यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये होगा, ये प्रेजेंटेशन विद विजुअल एड्स है, यहाँ प्रेजेंटेशन विद विजुअल एड्स बोला जा रहा है। अगर ये प्रेजेंटेशन विद विजुअल एड्स बोला गया तो होगा वो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। और अगर ये सारी चीजें नहीं दी है, यहाँ पे सिर्फ बोला जा रहा है कि क्या बोलेंगे उसको, ये जो भी आपके इतने एग्जाम्पल दिए, ग्राफ, ये सारा ग्राफ टेबल एंड मॉडल्स एंड ये सब, तो होगा वो विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। Then the rapid advancement taking place in the field of information technology have brought about unprecedented changes in communication system the world over. Okay, in this scenario, modes of audiovisual are more important. Okay, देखो अभी ये जो सिनेमा एंड ऑल है, ऑब्वियसली बात है आप और मैं कितना सिनेमा देखते हैं, तो दैट इज ऑडियो एंड विजुअल। और इसी का अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखें, इसी का हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखें तो हमारे न्यूज चैनल्स हैं, ऑडियोज भी देते हैं, विजुअल्स भी देते हैं, विजुअल्स देते हैं भाई, और उसके पीछे उसका एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं, जिससे हम लोग वो देखते भी और सुनते भी है एट अ टाइम। लिसनिंग एंड सी, ये भी जो है आपको ऑडियो विजुअल ही कम्युनिकेशन है। यहाँ पे जो मैं आपको ड्रॉ करके अगर मैं लिख रही हूँ तो वो ऑडियो विजुअल हो रहा है। अगर उसी की जगह यहाँ पे अगर कोई पीडीएफ अगर यहाँ से स्क्रोल हो रहा होता तो वो भी क्या होता, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन ही होता। The greatest advantage of this mode is that it aims at stimulating the sense of both sight and hearing simultaneously and thus enhances the effectiveness of message. The other advantage of is it wider reach and fact that the message is remembered for a much longer time than it would have been conveyed by any other method or mode. अगर मैंने सिर्फ oral communication किया था, मतलब मैंने विजुअल नहीं बताया था, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, कुछ दिखा नहीं रही थी, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, बोले जा रही हूँ, तो आप लोग क्या होगे, ज्यादा टाइम तक याद नहीं रखोगे। बट अब मैं उसके साथ आपको ये कुछ ड्राइंग्स वॉइंग्स करके बताऊंगी, कुछ आड़ी टेढ़ी चीजें बोर्ड पर ड्रॉ करूंगी, लिखूंगी, करूंगी, तो आपको वो चीजें याद हो जाती है। इवन आप भी अगर पढ़ते पढ़ते लिखते रहते हो तो आपको वो चीज ज्यादा याद रहती है। अगर किसी के साथ ऐसा होता होगा, तो मेरे साथ होता था, जो चीज मैं लिख लेती थी वो मुझे ज्यादा रिटेन रहती थी। तो इसलिए आपका ऑडियो और विजुअल भी रहना जरूरी है। अगर सिर्फ मैं ऑडियो होती, मैं मतलब सिर्फ आपको बोल रही होती तो आप इतना इंटरेस्टेड नहीं होते, बट साथ में मैं आपको कुछ दिखा भी रही हूँ तो ज्यादा इंटरेस्टेड रहते। जैसे ऑडियो बुक्स आया आजकल, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन, और सिर्फ ऑडियो बुक्स है भाई, ओरल कम्युनिकेशन है और कुछ नहीं है। बट सिनेमा हमारा, जब हम कोई वो यूट्यूब पे अगर उस बुक का वीडियो हमने देख लिया तो वो हमारा हो गया ऑडियो विजुअल
मोड, ठीक है। देन Hence, again, the high cost factor involved in this is the greatest disadvantage. अब इसका एक ही डिसएडवांटेज जो है वही इसमें पैसे बहुत लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत खर्चा होता है अगर आपको ऑडियो विजुअल बनाना है तो, ठीक है ना। देन जो नेक्स्ट है, ये खत्म हो गए हमारे 4 क्या वर्बल कम्युनिकेशन। कौन से? रिटन, ओरल, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। रिटन, ओरल, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ये हुआ हमारे थे नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जो बहुत फटाक से हो जाना है और जो बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी भी है। इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं भैया, हमने इसमें बहुत सी चीजें पहले ही डिस्कस कर ली है, तो कुछ और एग्जांपल्स के साथ भी हम इसे डिस्कस कर लेंगे। नॉन वर्बल मोड तो हमने कितने बार एक्सप्लेन कर दिया, आपको किसी को देखते से ही समझ में आ जाता है कि वो क्या फील कर रहा है। मतलब आपने किसी को गुड न्यूज दी और वो बेचारा सिर्फ, वो सामने वाला, आपने बोला अरे मेरे पास हो गया, और सामने वाला आपका एक्सप्रेशन है अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, सो यू नो कि ही इज नॉट एक्साइटेड फॉर योर सक्सेस। और आपने वही किसी को सैड न्यूज दी, यार ऐसे हो गया यार बहुत ही बुरा, और वो सामने आके आपको बता रहा अरे चलता है कोई नहीं मतलब यू नो कि भाई ही इज फीलिंग हैप्पी कि मैं फेल हो गया। सो दैट इज what the message a non-verbal communication gives you, and this is the most rather I would say वर्बल कम्युनिकेशन से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कैसे? देखो, आप समझो आप किसी फ्रेंड के घर पे गए हो, उसने ना पहली बार लाइफ में खाना बनाया है, उसने आप सबको इनवाइट किया कि भाई आ जाओ, मैंने खाना बनाया, खाना खा लो, खाना खाने आ जाओ। आप सब बोले कि चलो भाई पहली बार खाना बनाया उसने, हम जाते हैं खाना खा के आते हैं। आप लोग गए खाना खाने और आपने खाना टेस्ट किया और उसने पूछा अरे भाई कैसा खाना बना, कैसा लगा तुम्हें? आपने बोला हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वी कैन फेक इट ना, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। बट खाते खाते आप ऐसे, तो योर फेस एक्सप्रेशन इटसेल्फ सेज कि भाई क्या है आपका खाने के लिए रिव्यू। तो आपकी फ्रेंड ना आपका बोलना नहीं सुनेंगे, आपका जो भी फ्रेंड है जिसने कुक किया है वो आपका बोलना नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे कि हाँ इसे खाना बहुत अच्छा बना है। वो ये एक्चुअल में सुनेंगे कि अच्छा एक्सप्रेशंस बता रहे हैं आपके कि आपको खाना पसंद नहीं आया, बहुत बेकार है, नमक कम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, व्हाटएवर जो भी चीज है सही नहीं बना, जल गई ये चीज है। तो ये कैसे आपके एक्सप्रेशंस पे से समझ में आ गए, भले ही आपने कुछ भी बोला बट आपके एक्सप्रेशंस कुछ और बता रहे थे। हमने पहले ये पढ़ा था, आप जो बोल रहे हो आपके एक्सप्रेशंस बोल रहे हो मैच करने चाहिए, नहीं मैच करे तो आपके एक्सप्रेशंस टेल द ट्रुथ। आंखें सच बताती है, आंखों ही आंखों में बातें हो गई, है कि नहीं। सो देखो अभी आपको कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं। फेशियल एक्सप्रेशन जो अभी हमने खाने में बात की, जेस्चर, खाते खाते धीरे धीरे खा लो, पसंद आ जाए तो हम कैसे फट 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 खाते, वही कब खा ले और ऐसी संतुष्टि मिलती है। और जब कुछ चीज पसंद नहीं आती है, खा रहे 10 मिनट तक, कभी लाइफ में 33 टाइम्स उसको च्यू नहीं किया, लेकिन उस टाइम पे करेंगे क्योंकि पसंद नहीं आया, थोड़ा धीरे धीरे खाना है। देन मूवमेंट्स, आपकी मूवमेंट्स कैसी, आप कोई इंटरव्यू के टाइम पे आप जाओगे, आप नर्वस हो तो आपकी मूवमेंट्स आपको बताती है। किसी किसी के लेग्स बहुत शेक करते हैं, बहुत ज्यादा शेक होते हैं तो वो हो जाता है। किसी को कोई अनईजी होते हैं तो चेयर पे प्रॉपरली मतलब बार बार मूव होते हैं इधर उधर बिकॉज ऑफ देयर नर्वसनेस। तो देयर मूवमेंट्स टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देम। देन आई कॉन्टेक्ट, बोला आंखों ही आंखों में बातें हो गई, समझ गया उसको क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है, बात खत्म। तो यही है आपका आई कॉन्टैक्ट। देन नॉडिंग द हेड, सर हिलाते से भी हमें चीजें समझ में आती है। मतलब वी इग्नोर द एक्सप्रेशन, जो आपको कोई ध्यान से सुन रहा है तो वो आपको ध्यान से सुनेगा, ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देगा। अब अगर कोई आपको ध्यान से नहीं सुन रहा है, बस सुनने के लिए सुन रहा है, तो इधर देखेगा, थोड़ा इधर देखेगा, थोड़ी देर नीचे देखेगा, घड़ी के पास देखेगा, तो यू कैन गेस कि भाई क्या हो रहा है बंदे का। देन फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकली वो कैसे अपीयर कर रहा है, मतलब कैसा है इंसान, किस तरीके से बैठा है, किस तरीके से बात कर रहा है, एकदम ढीला। अब जैसे पढ़ाते समय मैंने ऐसे हो गया, हाँ चलो पढ़ लिया भाई ऐसे हो, तो यू विल नॉट ऑल्सो बी सीरियस, आप भी सीरियस नहीं रहोगे। बट इफ आई टीच यू इन अ वेरी एक्साइटमेंट वे
किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, मजा आ रहा है पढ़ने में, बोर नहीं हो रहा है, ऐसे में थोड़ा हिल डुल के नाच गा के पढ़ा रही हूँ तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, है ना। तो यही सारी चीजें आपकी जो है क्या बोलते हैं बताती है, दिखाती है, आपके क्या जताती है रादर आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आजकल तो आपने नोटिस किया, नोटिस क्या किया, आप कभी करे हो क्या नोटिस ये चीज? आप इवन आपके रिटर्न कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन घुसाने की कोशिश करते हो। मैम कैसे? ऐसे आजकल आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड करते हो, हर मैसेज के साथ आपको कभी कभी लगता है मैं ज्यादा रूड ना लगूं या ज्यादा ऐसे ना लगूं या वैसे ना लगे कि मैंने सीरियस टोन में भेजा, तो आप लोग ये इमोजी सेंड कर देते हो, है कि नहीं। और कभी आपको बहुत हंसी आ रही है तो इसके जगह आप लोग ये वाला इमोजी सेंड कर देते हो कि हो बहुत हंसी आ रही है। फिर कभी आप बहुत सीरियस हो तो ये एकदम रेड 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 वाला इमोजी सेंड कर देते हो। तो आप यहाँ पे भी एक नॉन वर्बल जेस्चर देने की कोशिश कर रहे हो। आजकल तो उसके लिए और भी ज्यादा हो गया, स्टिकर्स आ गए आजकल, स्टिकर्स पे ही हम भेज देते हैं। स्टिकर्स पे भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन मिलते हैं ना, कैरेक्टर्स के, फिल्म के कैरेक्टर्स के, हम वो भेज देते हैं। तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, ये भी आप जेस्चर सेंड कर रहे हो। आप जताना चाहते हो कि आप क्या फील कर रहे हो। अभी आपने समझो किसी को बोला हाँ चल कल मिलते हैं, अब आपको ऐसे लगा कि ये सही कहीं रूड ना लगे तो इसलिए आपने एक दो स्माइलीज चिपका दी, है ना। तो ये क्या है, ये आपके ये नॉन वर्बल जेस्चर ही है, आपके ये मॉडर्न नॉन वर्बल जेस्चर्स है, इसलिए ये हमारे बुक में कवर नहीं है, क्योंकि आई गेस ये तो कोई पुराना वाला ही क्या बोलते हैं, ये है कोई पुराना वाला प्रिंट। देन डिस्टेंस, हाँ यस एक और है जो आपके बुक में नहीं दिया है, इट्स ए डिस्टेंस। डिस्टेंस भी एक नॉन वर्बल जेस्चर है। कैसे मैम? देखो, अगर आप कोई बड़े से बात कर रहे हो तो यू रेस्पेक्ट है, तो आप उनसे दूरी मेंटेन करते हो। और कोई न्यू इंसान है तो यू कीप अ डिस्टेंस। आजकल तो लॉकडाउन, अभी तो कोरोना की वजह से यू हैव टू कीप द डिस्टेंस, बट जब कोरोना नहीं हुआ करता था, आपके बेस्ट फ्रेंड है तो आपको एकदम उसके पास में जाके बैठोगे, बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा, एकदम बिंदास उसके पास जाके बैठोगे। कोई एकदम ओकेज फ्रेंड है, मतलब न्यू फ्रेंड है या फिर नॉट अ क्लोज फ्रेंड, जस्ट अ फ्रेंड, तो आप उससे थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करते हो। या फिर आपके कोई मेल फीमेल फ्रेंड के इसमें भी आ जाता है, मेल फ्रेंड है तो वो फीमेल फ्रेंड के साथ थोड़ा डिस्टेंस में बैठते, एकदम मतलब अब एकदम क्लोज फ्रेंड है तो यू कैन सिट, इसमें प्रॉब्लम नहीं, बट एकदम न्यू है, बिल्कुल भी नहीं जान पहचान है, तो यू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम। तो ये डिस्टेंस भी जो एक है ना आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेट करता है। आप इंटरेस्टेड हो किसी को सुनने में और कोई आपको कोई अच्छी चीज बता रहा है तो आप ऐसे एक कान आगे करते हो, अच्छा, आप ऐसे आगे अपने आप बेंड होते हो सुनने के लिए, ओके, ये एक आपका डिस्टेंस, एक आपका एक जो क्लोजनेस आने की कोशिश है ना, यानी कि आप सुनने में इंटरेस्टेड हो, तो ये चीज आपकी क्या दर्शाती है, आपका इंटरेस्ट ऑफ लिसनिंग। ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी ये एक है, ठीक है। अच्छा चलो, इसमें एक और चीज थी जो मैंने कुछ अभी इसके बारे में पढ़ते पढ़ी थी। डू यू नो कि टेलीपैथी पता है सबको क्या होता है? कि आप ऐसा कुछ आप यहाँ बैठे बैठे कहीं और की चीजें सोच रहे हो। हमने वो रामायण वहां पे देखा था, रामायण में, महाभारत में देखा है कि भाई श्री कृष्ण ऊपर बोल रही हूँ, कहाँ कहीं तो ऊपर विष्णु जी से बातें कर रहे हैं, उनकी मन में बातें हो गई एंड बस फेस पे हंसी आ रही है। तो ये बातें हो रही है, कैसे हो रही है? ये टेलीपैथी है ना। और कभी कभी हम बोल देते हैं ना, अरे यार अब बीच में तेरे को याद किया था और लगिस तेरा फोन आया, हम मजाक में बोल देते हैं टेलीपैथी, देखा कनेक्शन अपना। तो ये सारी चीजें, ये चीज एक्चुअल में हुई है। देखो, ये पुराने जमाने में होती थी नहीं होती थी कोई पता नहीं कितनी सच है स्टोरी, कितनी नहीं है। इफ यू बिलीव इट इज ट्रू, इफ यू डोंट बिलीव इट्स नॉट ट्रू फॉर यू, बट दिस थिंग हैज हैपेंड इन वर्ल्ड वॉर में हुआ था। वहां पे रशिया ने क्या किया, रशिया ना कुछ ऐसा कर रहा था कि जहां पे भी अमेरिका की आर्मी जा रही थी वर्ल्ड वॉर में, जहां पे भी जा रही थी ना अटैक करने के लिए, वहां पे ऑलरेडी रशिया की आर्मी रहती थी। जहां पे भी अमेरिका की आर्मी जा रही है वहां पे ऑलरेडी रशिया की आर्मी रहती थी। और अमेरिका के लोग परेशान हो गए, वहां के लोग परेशान हो गए कि भाई इनको कैसे पता चल रहा है कि हम यहाँ आने वाले हैं। एंड दिस इज द रियल स्टोरी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो।
वो परेशान हो गए थे कि लोग कैसे आने वाले हैं, कहाँ क्यों आ रहे हैं, कैसे पता चल रहा है इनको कि हम यहाँ आने वाले, भाई क्या है, कोई जासूस है क्या हम में। तब उनको अंदर अंदर की खुफिया एजेंसी से पता चला रशिया ने कुछ ऐसे लोगों को अलग टीम बनाई है, कुछ ऐसे लोगों की जो ऐसे आंखें बंद करते हैं और इतना ध्यान, मतलब काइंड ऑफ मेडिटेशन में मोड में जाते, उनको बस बोलना, मतलब उनको एक टारगेट देना होता है कि भाई आप ये देखो कि अमेरिका की आर्मी अभी किधर किधर है। तो व्हाट दे पीपल यूज टू डू, वो लोग पूरा एक पेपर पे ड्राइंग कर देते थे कि यहाँ पे, और वो ड्राइंग पे से वो लोग गेस करते थे कि प्लेस की, हाँ ये ड्राइंग पे से ये काइंड ऑफ यहाँ की जैसी ऐसी प्लेस दिख रही है, तो ये अमेरिका के लोग यहाँ पे यहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और वहां पे ऑलरेडी रशिया की आर्मी चली जाती थी। दिस इज द ट्रू केस ऑफ वर्ल्ड वॉर, ये हुआ था। एंड दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। और यही चीज जब अमेरिका को पता चली तो अमेरिका ने भी, ऑब्वियस है वो थोड़ी पीछे रहना, उसने भी ऐसे लोग कलेक्ट करने की कोशिश की थी, ठीक है। ये चीज हुई थी रशिया और अमेरिका के बीच में, और फिर अमेरिका भी वही कर रहा था कि कौन से आर्मी को, उसको किधर कहाँ है, वो सारी ट्रेस करना शुरू कर दिया था। गो एंड रीड इट, कभी कभार पढ़ लो, बहुत सही है ये, मतलब कहाँ आपको मिलेगी, थोड़ा सा देखना। देन second, this forms of communication has a strong cultural content. Yes, this type of communication has this line, okay, ये जो line है यहाँ पे, it this form यानी non verbal communication has a strong cultural content, यानी भाई साहब कल्चर कंटेंट है ना भाई, कल्चर के हिसाब से लोग अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। बिहेवियर कैसा होता है, आप किस कल्चर में पले बड़े हो वैसा ही आपका बिहेवियर रहेगा, वैसे ही आप उसी तरीके से आप बात करोगे, उसी तरीके से आपका रहन सहन, रहना बोलना चालना सब वैसा ही होता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हैज अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक और चीज होती है, क्या, यहाँ पे अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं रहा तो क्या होगा, कुछ नहीं, सामने वाला कंफ्यूज रह जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि आपको मैसेज मिला है तो ठीक है, मिला है तो समझ रहा है क्या, नहीं समझ रहा है क्या, वो ऐसी चीजें समझ नहीं पाएगा। और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए विच यू कैन रीड। एंड similarly, okay, physical contact is considered as powerful tool of communication. Yes, this is also a thing जिस पे हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, बट ठीक है, चलो थोड़ा और बात कर लेते हैं। फिजिकल कॉन्टेक्ट जो होता है ना, इट इज ऑल्सो अ पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज अभी आपके दोस्त को बुरा लग रहा है, मतलब कुछ खराब हो गया, तो आप यू गो एंड हग देम, इट इज अ फिजिकल कॉन्टेक्ट, अच्छा लगता है। किसी किसी का फिजिकल कॉन्टेक्ट पसंद नहीं आता है, हम समझ जाते हैं कि सामने वाले का इंटेंशन कैसा है, एंड वी फील एक गंदा तो दूर रहे, ऐसे हो जाता है अपने को। और किसी किसी का, जैसे मॉम की, यू नो आवर पाम्स, दिस हैज अ वेरी यूनिक, क्या बोलते हैं, एनर्जीज, वेरी यूनिक एनर्जीज। आप ये कभी किसी पे रखते हो ना, एंड विद अ गुड एनर्जी, आप गुड एनर्जी के साथ रखोगे तो सामने वाले को गुड फील होता है, आप बैड एनर्जी के साथ रखोगे ना, बैड फील होता है। हम बोलते हैं ना, इसलिए टच समझ में आ जाता है कि अच्छा है या खराब है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस पाम। यहाँ हम जिस पे जहां पे जैसे रखते हो ना, आप वो एनर्जी समझ में आ जाती है, तो इट इज काइंड ऑफ वैसा ही। सो इन शॉर्ट, ये पूरा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आपके कम्युनिकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर ये नहीं रहा तो आपका कम्युनिकेशन आप परफेक्ट नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा जरूरी आपका ओरल कम्युनिकेशन जो होता है, ऑडियो विजुअल जो कम्युनिकेशन होता है, वो आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। इसीलिए जो रामायण है इतनी हिट हुई है, बिकॉज उसमें ऑडियो विजुअल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन परफेक्टली अलाइंड है, यानी वो जो बोल रहे हैं वैसे ही उनके एक्सप्रेशन है। मतलब पूरे थिएटर का जो, थिएटर्स में आप जाओ और वहां पे क्या बोलते हैं उसको, थिएटर एक्टिंग्स जो बोलते हैं, थिएटर में जो लोग एक्टिंग करते हैं उनकी एक्टिंग टिकटो वैसी है, उसको उसी तरीके से, उसे सिनेमा या टीवी के लिए नहीं बनाया जा रहा था, उसकी थेरोटिकल नहीं यार, नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, वो थिएटर वाली जो एक्टिंग होती है ना, वही एक्टिंग थी वो। इसलिए रामायण इज द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट लव्ड, क्या है हमारे इसमें हमारा पार्ट है हमारी लाइफ का, जो हमने रिसेंटली डीडी पे सबने देखा था, ठीक है। दिस एंड्स आर वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दिस एंड्स आर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब चॉइस क्या है आपके पास, ये हम देखेंगे, बट इससे पहले यू हैव टू गो एंड रीड इट, और ये लास्ट पार्ट हम फिर कंप्लीट करेंगे, देन ये लेक्चर आज ही यहाँ खत्म हो जाएगा।
नाउ जो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, जो एकदम 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 लास्ट है, और आज हम वहीं पे पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, सॉरी, आज लास्ट पार्ट ऑफ आज का क्या बोलेंगे लेक्चर है, वो है हमारा चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे चॉइस करोगे आप भाई? तो देखो, सबसे पहले आपको देखना होगा ऑर्गेनाइजेशन का साइज एंड पॉलिसी। आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, छोटी है, बड़ी है? जैसे अगर छोटी है तो आप डायरेक्ट ओरल कम्युनिकेट कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। बड़ी है तो आपको रिटर्न कम्युनिकेशन करना ही होता है। और प्लस अब जैसे मैंने बताया था आपको, कल एग्जांपल दिया था वोडाफोन का। वोडाफोन के इसमें क्या हुआ था, उन लोगों ने लोगों को अब एक फील हो कि भाई साहब, बड़ा वाला जो डायरेक्टर है, बड़ा वाला जो सीनियर मैनेजर जो हमसे डायरेक्टली बात कर रहा है, या डायरेक्टर हमसे डायरेक्टली बात कर रही है, इसलिए वो लोगों ने क्या किया था, ऑडियो विजुअल मोड यूज किया था, जहां पे डायरेक्टर खुद अपनी सारी बातें वीडियो के द्वारा उन तक पहुंचाएगा। तो ये भी एक तरीका यूज किया जा सकता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो ओरल कम्युनिकेशन से काम हो जाएगा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो रिटर्न भी दे सकते हो, या तो फिर ये जो ऑडियो विजुअल मोड है वो भी दे सकते हो। The policy of communication also plays a major part in influencing one's choice of modes and mode of communication। मतलब वही आपको किस तरीके से और क्यों कांटेक्ट करना है। अगर इंपॉर्टेंट बात है तो ऑब्वियस सी बात है, आप रिटर्न करोगे, ओरल करोगे और उसको रिटर्न में तो लोगे ही। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है कि ठीक है बोल के ही काम खत्म हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, बोल के ही कर लोगे। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यार, इतने लोग होते हैं, आप पर्सनली हर एक को नहीं बोल सकते। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जनरली रिटर्न कम्युनिकेशन ही यूज किया जाता है। देन कॉस्ट फैक्टर, इट मैटर्स। क्या है, अगर आपकी कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि वो टेलीफोन हर एक को दे सके, तो आप बिंदास ओरल कम्युनिकेशन ही प्रेफर करोगे। बस एक जो इंसान है उसको कॉल कर लो और बुला लो और बोलो कि भाई आजा, ये काम है। अगर आप कंपनी में ये चीज नहीं कर सकते, टेलीफोन हर एक को नहीं दे सकते, तो आप तब क्या करोगे, आप उसको मेल भेजोगे और बोलोगे कि भाई अभी थोड़ा सा यहाँ पे आ, ऑफिस में मेरे केबिन में आ, अपन को थोड़ी मीटिंग करनी है कि ऐसा ऐसा काम है, क्योंकि अभी ये चीजें अपनी कंप्लीट नहीं हुई। या आप मेल पे डालोगे अगर आप वो फोन नहीं दे सकते हो तो। बट आजकल तो सबके पर्सनल फोन्स होते हैं, तो आजकल तो ऑलमोस्ट सब लोग फोन पे डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं उनके डायरेक्ट फोन नंबर पे। बट अगर आपके डायरेक्टर के पास आपका नंबर नहीं होगा तो व्हाट ही विल डू, ही विल मैसेज यू। इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ योर कंपनी। बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओगे तो हर एक को एक सेपरेट मोबाइल मिलता है, सेपरेट लैंडलाइंस मिलते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और सबको एक स्पेशल उनका कोड दिया जाता है। बस वो कोड डायल करो और वो बंदे को डायरेक्ट उस बंदे को ही कॉल लगना है। बट छोटी छोटी कंपनीज में ये पॉसिबल नहीं होता है, तो दे प्रेफर रिटर्न कम्युनिकेशन उस टाइम पे जहां पे मेल सेंड कर दिया जाता है। ठीक है। देन नेचर ऑफ मैसेज, मैसेज कैसा है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैसेज है। तो क्या किया जाता है, तो बहुत बार इसे रिटर्न मैसेज में पर्सनली उस बंदे को दिया जाता है, पर्सनली उसे सेंड किया जाता है। अगर इतना कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो ओरल कम्युनिकेशन भी किया जाता है, डायरेक्टली उसको वहां पे जाके बात कर दी जाती है। देन whether, see, nature of message, whether the message is confidential in nature, urgent or important, or whether a matter would require hand delivery or can be sent by registered post, also influences the choice of mode or means of communication। यानी कि अगर आपको अगर ऐसा है कि खुद से ही, मतलब कुछ कुछ चीजें होती है तो बहुत सिक्रेटिव होती है, जैसे डिटेक्टिव्स का बहुत सिक्रेटिव काम होता है, तो वहां पे डिटेक्टिव लोग होते हैं, उनके इसमें ये बहुत मैटर करता है कि मैसेज किस तरीके से सेंड किया जा रहा है। जैसे कि डिटेक्टिव्स को आप डायरेक्ट पोस्ट से हर चीज सीक्रेट नहीं भेज सकते ना भाई, पर्सनली जाके देना पड़ता है। पोस्ट से जाएगी तो हो सकता है इधर उधर मिसप्लेस हो जाए, कुछ हो जाए और उसको वो लिंक्स ना मिले। एंड इवन गवर्नमेंट के भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सीक्रेट जो एजेंसीज होती है गवर्नमेंट की, वहां पे भी सब चीजें सिक्रेटिवली होती है। वहां पे ऐसे डायरेक्टली भी नहीं जाया जाता है, वहां पे एक सीक्रेट सोर्स के थ्रू ये सेंड किया जाता है। तो इन शॉर्ट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नेचर ऑफ मैसेज, कैसा मैसेज सेंड करना है। इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, बहुत ही नेसेसरी है, तो आप उसको खुद से जाके देने की कोशिश करोगे, या फिर उसको, आज के जमाने में तो ये सारी चीजें टू बी ट्रू मेल में हो जाती है, सब कुछ मेल हो जाता है, उनको सिर्फ कॉल फोन करके बोल दिया जाता है प्लीज चेक योर मेल, बस इंपॉर्टेंट मैसेज तब का तब सेंड कर दिया जाता है। बट अगर जैसे कि आई फील कि थोड़ा सा ओल्ड है कॉन्टेक्स्ट में, तो
वहां पे ऐसा नहीं हुआ, वो टाइम पे ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी, तो वहां पे ये बोला जा रहा है कि भाई आप खुद से जाके दो या तो पोस्ट से दो, इट डिपेंड्स ऑन योर मैसेज। देन डिस्टेंस इन्वॉल्व, कैसा डिस्टेंस भाई, कहाँ पर भेजना है आपको, पड़ोस में भेजना है तो आप खुद ही जाके दे दोगे, है ना भाई। अगर जापान भेजना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैसेज है, जापान भेजना है, तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, आप पोस्ट से नहीं भेज सकते, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, अभी के अभी उसको 1 या 2 दिन में मिलना चाहिए, पोस्ट से 1-2 दिन में तो जापान नहीं पहुंच सकता। तो आप क्या करोगे, एक बंदे को, अपने ही एक बंदे को बोलोगे और बोलेंगे भाई तू जा उधर, उधर जा तू, और ये प्लीज ये मैसेज उसको दे दे, ये लेटर उसे दे दे। बट ये पहले होता था, आजकल क्या होगा, आजकल मोस्टली हर चीज मेल में हो जाएगी। अगर मेल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यानी कि अगर कोई जो डॉक्यूमेंट है, अर्जेंट जो डॉक्यूमेंट नीड था, वो जो मेल में जो आपने स्कैन करके भेजा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तभी आप ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट स्टेप उठाओगे। नहीं तो सबसे पहला स्टेप आप लोगे मेल में सेंड करना, अगर नहीं तो फिर आप ये कुछ ऐसे स्टेप्स उठाओगे, या तो सामने से, मतलब आजकल तो हर चीज मेल में हो जाती है यार, हर चीज स्कैन डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड, बट स्टिल इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड, देन आपको थोड़े ऐसे काम करने होंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिस्टेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर मैसेज, ठीक है। देन रिसोर्सेस क्या अवेलेबल है भाई, मतलब कि अगर आपने बोला कि मेरे को ना ये मैसेज सेंड करना है, बट है क्या है, मैं ना इसको फैक्स करता हूँ, आप फैक्स कर रही हो, अरे किसको करोगे, सामने रिसीवर के पास फैक्स ही नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो आप बोले मैं मेल कर दूंगा, उसके पास तो मेल आईडी भी नहीं, बेचारों को कुछ पता ही नहीं है इंटरनेट के जमाने में, तो आप उसको मेल भी नहीं कर पाओगे। तो आप उसको क्या देखोगे भाई, उसको आप लेटर भेजोगे पोस्ट से, भाई जा तू लेटर से जा। बट समझो आपका कोई पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, वो ना कहीं ट्रेकिंग पे गया है जंगल वंगल में, मस्त वाला, ही इज लाइक कि मैं जंगल पर्सन हूँ, मुझे 1 महीना जंगल में रहना है, हर साल 1 महीना वो जंगल में रहता है। अब कुछ तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई आपके बिजनेस में, आपको उससे करना है कांटेक्ट, और वो जहाँ जंगल में, वहां ना नेटवर्क इंटरनेट तो दूर दूर तक नहीं है, और वहां पे सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस ही जाता है गवर्नमेंट का, क्योंकि वहां गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसलिए वहां सिर्फ गवर्नमेंट के पोस्ट ही जाते। तो आप क्या करोगे, आप उसको पोस्ट से भेजोगे। सो इन शॉर्ट आपके पास क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है वो देखिए। आप ये नहीं बोल सकते उसको वो टाइम पे कि भाई मैंने तेको मेल कर दिया था, यू शुड हैव चेक द मेल, बट इंपॉर्टेंट मैसेज है तो ऐसे नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप मेल डाल के छोड़ दो, वो जब अपनी छुट्टी से वापस आएगा पढ़ लेगा, बट इंपॉर्टेंट है तो आपको ये देखना ही होगा। तो ये आपको कुछ सिनेरियोज है, यानी कुछ आपको क्या बोलते चॉइस है आपको कि आप किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन कर सकते हो। यानी क्या मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, आपके पास कितने पैसे, आपका कॉस्ट कितना है ऑर्गेनाइजेशन का। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड गिविंग फोन्स टू एवरी पर्सन, बट few छोटी कंपनीज दे कांट अफोर्ड, तो दे विल नॉट रिलाई ऑन दोज थिंग्स। देन आपका मैसेज का अर्जेंसी कितना है, मैसेज का नेचर कैसा है, अर्जेंट है, इजी है, इंपॉर्टेंट है, या चिल में है, बाद में भी पता चला तो चलेगा, 1-2 दिन का डिले भी हो गया तो चलेगा। अगर ऐसा है तो यू कैन डू योर, मतलब पोस्ट कर दो या मेल कर दो, ऐसे कर दो। या तो फिर रिसोर्सेज देख लो भाई, खुद के नहीं, सामने वाले के भी देखने होते हैं कि सामने वाले के पास क्या क्या रिसोर्सेज है, क्या उसको ये मैसेज मिलने के लिए ये सारे रिसोर्सेज इनफ है क्या। एंड इन शॉर्ट एंड अगेन द लास्ट, द डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड, कितना है, छोटे पास में ही है तो क्या, खुद ही जाके बोल दो, डोर खटखटाओ बोल दो, दूर है तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सेंड करना है। तो ये कुछ चॉइसेस है जिसके थ्रू आप आपके क्या करोगे, कम्युनिकेशन को कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं हमारा मीन एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन अभी का। अब कल हम इसमें कुछ नया सीखेंगे जो कहीं ना कहीं आप और मैं रिलेट करते हैं, बिकॉज आजकल हम ये सारी चीजें नहीं, हम अब जो आगे पढ़ेंगे ना वो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ज्यादा यूज करते हैं। तो ठीक है, हम मिलते हैं कल, बट एज आई हैव ऑलवेज सेड यू, भाई ये रीड कर लो थोड़ा सा, आपको इजी जाएगा आपके एमसीक्यूज पढ़ने में, चलेगा ना। तो चलो देन हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।